मांग रहे हैं फॉर्म रीओपन करने के 90,000 खर्चे का है ना स्टेशन की बनाने के लिए टाइम आपको फॉर्म रीओपन कर नहीं रहा है। 3 दिन का साइकिल कब था ये था एक दिन एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा तो एग्जाम तो शायद एक ही शिफ्ट में दिया एडमिट कार्ड। दो बोल रहा था ना नॉर्मलाइजेशन क्लियर नहीं किया। नहीं नॉर्मलाइजेशन करना तो कुछ नहीं मानता है। अब ना बोला तो पहले जैसे वो 4 पेपर बनाया था एक पेपर लिखेगा हाँ हाँ वो तो कोई करता है। 90,000 तक नहीं हुआ नहीं हाँ वैसे फ्री हो तो साइड का आपका इशू है तो उसको करना चाहिए। चलो हम लोग अपना ये फोकस करते हैं। सो अगेन कुछ मेजर इसका ये नहीं किया हो क्या ऑन हाँ लाठी चावला वीडियो तो देखे ही थे। नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना भाई कहाँ गलत है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ फिर क्या फायदा है। हम सोचते हैं कोई कोचिंग वाला डायरेक्ट बहुत सारा रीजन है। बच्चा आएगा उसके पास पैसा कौन देगा जो यूपीएससी में है वही ना पहले ही सब किए हुए हैं। समस्या तो है और चुनाव भी है इस साल तो देखो। चल तो देखो जैसे कि यहाँ पे थीम वगैरह थोड़ा सा पूछता है आपका तो G20 समिट 2024 हर साल ही होता है। G20 आपका 2023 ये हुआ था भारत में, नहीं भारत मंडपम मोदी जी आपका लीड किए हुए थे। उससे पहले इंडोनेशिया, ये हुआ आपका ब्राजील में, ठीक है रायो डी जेनेरो, और इसका अगला जो है वो शायद साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। सो इसका थीम दैट इज बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। तो जस्ट वर्ल्ड जस्टिस की बात बार बार चल रही है और सस्टेनेबल मतलब यहाँ पे भी आप देखो कि इन्वायरमेंट का थीम जो है कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इसको इन्वायरमेंट सोसाइटी आप सबसे लिंक कर सकते हो बट इन्वायरमेंट का भी मुद्दा यहाँ पे थोड़ा बहुत उठा जरूर था। इसमें डील तो ऑब्वियसली उनका डॉक्यूमेंट हर साल का आता है। इंडिया वाला जिस साल इंडिया में हुआ था उस साल थोड़ा हम लोग ज्यादा फोकस करके देखे थे क्या क्या चीजें हुई थी, उसी पे लेकर के बात आगे बढ़ी है। बट इसी के साइडलाइंस पे आपका एक इंडिया एंड इटली इनका ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, तो ऑब्वियसली मेलोनी जी और मोदी जी जो है इनका आपका तो ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान इन लोगों ने करा है। और एरियाज आपका डिफेंस ऑब्वियसली ट्रेड एनर्जी स्पेस, तो मेजर ये चार जो हैं 4 एरियाज में ये रहेंगे। तो सिंपली आपसे ये याद रखना कि ये डील जो है आपका ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान अभी रिसेंट में किसके साथ साइन हुआ है, दैट सिंपली आपका उससे ज्यादा नहीं पूछेगा जाएगा। इसके बाद अगर बात करोगे दैट इज कि यहाँ पे कुछ और चीजें करी गई, दैट इज द रायो डी जेनेरो डिक्लेरेशन। तो जो अंतिम आउटपुट था इसकी बात उन्होंने करी थी। तो एक तो दे हैव लॉन्च्ड द ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। आपसे सिंपली क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी रिसेंटली कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है, या किस सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन इसका फॉर्म हो सकता है। इसके बाद दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, जितने भी आपके वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशन है चाहे वो आपका यूएन हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, इनके रिफॉर्म की जरूरत आपको जो है वो पड़ रही है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनर्जी ट्रांजिशन की बात करी है। तो एनर्जी अगेन फिर से आप देखो इन्वायरमेंट का एंगल जो है आपको दिख रहा है। यहां से अगर मुझे क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है तो दैट इज द ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, ये कहां पे लॉन्च हुआ, किस प्रोग्राम में लॉन्च हुआ या किस डिक्लेरेशन के अंदर में लॉन्च हुआ, ठीक है। तो इसीलिए बोला ना, नहीं अब जैसे ये तो है ना, ये इसमें लॉन्च हुआ था तो इसीलिए तो बोला कि इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो भी इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो, ठीक है। इसके भी क्या है और क्या नहीं है इसलिए तो उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो G20 ग्रुप बस ये मेंबर्स याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली G7 के G20 के, ठीक है। अच्छा कुछ मेजर्स के मेंबर्स याद रख लेना, जैसे इसमें जैसे G20 हो गया आपका, G7 हो गया, ठीक है, SCO हो गया आपका, बिम्स्टेक हो गया, ठीक है, आपका सार्क हो गया, ठीक है। कम से कम इनके मेंबर्स आपको क्लियर रहने चाहिए कि भाई कौन किसके मेंबर हैं। ये इस्टेब्लिश तो जनरली मेंबर से सवाल उठाएगा वो, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि इनका पुराना हो चुका है, इस्टेब्लिशमेंट तब पूछता है जब नया हो, अभी थोड़ा सा क्रीम हो, 2-4 साल हुआ हो, तब ये सारे पुराने ऑर्गेनाइजेशन हो चुके हैं। तो इनके जो है आप थोड़ा सा बस ये देख लेंगे कि कौन सा है। तो G7 और उसके बाद बाकी इन कंट्रीज को जस्ट गो थ्रू वंस कि कौन कौन से हैं। इसके बाद
थोड़ा सा 1999 हुआ क्या था, 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, जो आपकी वो कंट्री जिनको कहा जाता था एशियन टाइगर्स, ठीक है, चाहे इंडोनेशिया, फिलीपींस और ये सारे कंट्रीज थे, तो इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम कर रही थी, ठीक है, सिंगापुर वगैरह सारे। और 1990 में अचानक से इनका क्या हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हो गया था, आपने एक चीज पढ़ा होगा, करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कि मतलब फॉरेन का पैसा, अगर कोई फॉरेन में कैपिटल अकाउंट के थ्रू या करेंट अकाउंट के थ्रू पैसा लाना चाहे तो कितना ला सकता है या कितना ले जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया था, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 100% कर दी थी, और उसके वजह से अचानक से इनके कैपिटल का फ्लाइट हुआ पैसा, और अचानक से इनकी इकोनॉमी जो है वो गिर गई थी। और एशियन जब इकोनॉमी गिरी तो उसके बाद लगा कि भाई अपने को कोई एक ऐसा संस्थान चाहिए जो साथ में मिलकर के काम करेगा, तो इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, और इसीलिए 1999 में ये फोरम एज एस्टैब्लिश किया गया। बट यहाँ पे फोरम में जो लोग थे, दैट वाज द प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर, तो मेजरली इसको स्टैब्लिश किया गया था एज अ फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस के तौर पे, ठीक है, कि इस तरीके की समस्या ना आए। बाद में दिखा कि नहीं अच्छा काम कर रहा है, तो 2007 में इसको ग्लोबल हेड्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, या लेवल हेड्स ऑफ द स्टेट के लेवल पे लेके चले आए वो। तो हेड ऑफ द स्टेट मतलब जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उसके लेवल पे आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना कि G20 को स्टैब्लिश किया गया था एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बाद में इसको लेके आ गया एट द हेड ऑफ द स्टेट के लेवल पे, वो लेकर के चले आए। रिसेंट में आपको भारत वाले केस में अफ्रीकन यूनियन को जो है आपको एक्सेप्ट किया गया था, ये तो आपको ऑब्वियसली 2023 का ही डेटा था, उस समय आपका ये हुआ, एंड दिस वाज डन अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी। तो ये एक बेसिक आइडिया कि 99 में बना, 2007 में अपडेट हुआ, अफ्रीकन यूनियन रिसेंटली आपका जुड़ा है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में इसका फॉर्मेशन हुआ था। दैट इज द बेसिक आइडिया, आप G20 को लेकर के चलेंगे। सिमिलरली एससीओ समिट, एससीओ आपको हमेशा हर साल क्वेश्चन में बना रहेगा, तो पहले तो इसके मेंबर आप जरूर याद रख लें, ठीक है। यहाँ पे 2001 में स्थापना, चाइना संघाई वाले रीजन में, पाकिस्तान और इंडिया की स्टैब्लिशमेंट जो हुई, या ये इन्होंने जब ज्वाइन किया 2017 में, तो 2017 में पाकिस्तान और इंडिया एक ही साथ में दोनों ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये लग रहा था, वहां पे डिमांड थी सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज की कि अपने को क्या करना है, भारत को ज्वाइन करना चाहिए, भारत के आने से ये बढ़ेगा, लेकिन चाइना नहीं चाहता था कि अकेले भारत चलाए, तो फिर उसने बोला कि ठीक है, चाइना भारत आ रहा है तो साथ में पाकिस्तान को भी हम ज्वाइन कराएंगे, वो भी तो पास में ही पड़ोसी ही है, तो इसीलिए दोनों जो है वो साथ में ज्वाइन करते थे। मेंबरशिप में भी वही हुआ, ठीक है, ये भी आएगा, ठीक है। तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, रशिया भी लेके आया था, थोड़ा सा रशिया का ज्यादा फोकस था क्योंकि रशिया भी चाइना का थोड़ा सा काउंटर बैलेंस करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे डोमिनेंस में आ जाऊं पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इसमें जो कंट्री नहीं है दैट इज द तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें कौन सा नहीं है, याद रखने से अच्छा है याद रख लो कि तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी सारे स्थान है यहाँ पे, ठीक है। अफगानिस्तान तो नहीं है, लेकिन हाँ तुर्कमेनिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उसमें से तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी इसके मेंबर्स हैं। ऑब्वियसली ईरान और बेलारूस जो है दे हैव बीन द रिसेंट मेंबर्स, इनको बाद में ज्वाइन किया गया, तो ईरान पे फोकस रखेंगे, बेलारूस पे फोकस रखेंगे, हाँ जी, पिछले साल ज्वाइन किया, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान को याद रखोगे, बाकी तो है इंडिया पाकिस्तान सारे साथ में, चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो इसको लेकर के आपका एससीओ समिट, इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, मतलब वैसा रेटोरिक ही था और कुछ नहीं था। तो सेक्रेटरीट इसकी बीजिंग रखेंगे, और इसका एक बॉडी है जिसको कहते हैं रैट्स, ठीक है। इस बॉडी का काम है कि हम कैसे इस इलाके में और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, कैसे हम इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर सके, तो उसको लेकर के दिस रैट्स इज देयर। तो सिंपली आपसे क्या पूछेगा कि रैट्स एज अ रीजनल बॉडी ये किसका है, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो है वो रैट्स काम करती है, तो दिस इज द सिंपली एससीओ, ठीक है। तो अगर आपको अगर दिमाग में बनने लगे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, तो फिर उसको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ताशकंद, ताशकंद कहां पे है, हाँ जी, रशिया में नहीं है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ताशकंद समझौता के नाम से याद रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो देखो दो इंडेक्स हैं, एक तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, दूसरा है आपका नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो एक नीति आयोग निकालती है, ठीक है। तो उसको बाद में करेंगे, बट ग्लोबल लेवल पे एक सिंपल सी चीज देख लो आप। पहली चीज कि कौन निकालता है इसको, तो डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूएनडीपी आप सिंपल से याद रख सकते हो।
बट साथ में यहाँ पे जो इसका स्टैटिस्टिक वगैरह कैलकुलेट करने का और ये करने का जो काम है दैट इज डन बाय दिस ऑक्सफोर्ड वाले इनिशिएटिव। ऑक्सफोर्ड इनिशिएटिव याद रखो, उससे आपका जो आंसर वगैरह करना होगा तो यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, सो वहां के बेसिस पे दे डू दिस थिंग। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू लाई करती है दैट इज 0 to 1, और जो जितना जो है, अगर मान लो 0 से 1 की तरफ जा रहे हो, अगर कोई कंट्री यहाँ पे है तो ये पुअर की तरफ हो रही है, ठीक है। तो 0 अगर है तो यहाँ पे आपका वो कंट्री रिच है, वहां पे पॉवर्टी नहीं है। बट 0 से जैसे जैसे 1 की तरफ मूव करोगे वहां पे गरीबी जो है वो आपकी बढ़ रही है। भारत की वैल्यू जो है 0.015, इसका मतलब है कि भारत में गरीबी जो है वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो रही है ओवरऑल। सो दैट्स व्हाट इट इंडिकेट्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और ये पैरामीटर्स का कंपैरिजन नीति आयोग वाले के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं दैट इज 3 पैरामीटर्स हैं आपके, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। इसकी वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू 1/3 और इसकी वैल्यू 1/3। हेल्थ में आपका न्यूट्रिशन ऑब्वियसली, एंड दूसरा जो है चाइल्ड मोर्टालिटी, इसका 1/6 और इसका 1/6। तो चाइल्ड मोर्टालिटी है यहाँ पे, नीति आयोग में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर है, ठीक है, वहां पे चाइल्ड एंड एडोलसेंट की बात करी गई है। इसके बाद अगर इसकी बात करोगे तो एजुकेशन में सिंपली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस यूज कर लेता है कि कितने साल तक एक बच्चा पढ़ेगा, और दूसरा कि अटेंडेंस का रेट उसका कैसा है, ठीक है। एंड तीसरा जो है आपका लिविंग स्टैंडर्ड, इसमें 6 पैरामीटर है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन हर का वैल्यू जो है वो सिमिलर है 1/6। तो कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और कुछ एसेट्स की बात करी गई है, ठीक है। तो आपके पास स्कूटर है कि नहीं है, फ्रिज है कि नहीं है, तो उसकी बात करी गई एसेट्स की। तो एसेट्स आपको ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो दे देता है। तो सिंपली ये याद रखना कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स, इनकी पैरामीटर का वैल्यू कितना है, बहुत डिटेल में लेके जाएगा। तो ये पूछ देगा कि लिविंग स्टैंडर्ड्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, लिविंग स्टैंडर्ड्स में वो कौन से टर्मिनोलॉजी हैं जिनको इन्होंने काउंट किया हुआ है। या अगर एनालिटिकल पूछेगा तो फिर वो नीति आयोग वाले से कंपैरिजन करा के पूछेगा कि वो कौन सी 2 चीजें हैं जो नीति आयोग के इंडेक्स में है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो नीति आयोग के इंडेक्स में 2 चीजें एक्स्ट्रा है, एक तो है आपका बैंक अकाउंट, ठीक है, एक नीति आयोग वाले में एक्स्ट्रा है बैंक अकाउंट, और यहां पे है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टालिटी करके, ठीक है। तो ये 2 पैरामीटर एक्स्ट्रा है। तो इसमें 10 है, नीति आयोग वाले में 12 इंडिकेटर्स हैं। तो ये सिंपली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपका यहां से निकल आएगा। अच्छा, इसका देखो, अब यहीं से थोड़ा सा लिंक कर लो। मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए लिखने के लिए, नहीं मेंस में लिखोगे तो पॉवर्टी पे मान लो आ गया क्वेश्चन लिखने के लिए, अब तुम्हें समझ में आ रहा पॉवर्टी कैसे डिफाइन करें, क्या करें। अच्छा, ऑप्शन बना था, कहाँ क्वेश्चन मिल गया था तुमको, मतलब टेस्ट सीरीज दे रहे थे, टेस्ट वगैरह हाँ नहीं, ऑब्वियसली क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखो मैंने वही कही कि आपको करंट अफेयर्स सारा पढ़ाने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो जो आपका इंपॉर्टेंट वाले हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं ट्रेडिशनली, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वही मैंने आपको उठाए करा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कभी मान लो मेंस वगैरह में क्वेश्चन आ जाए तो जस्ट आपको आप पॉवर्टी पे लिखने के आ जाए, कभी ऐसे लिखने के आ जाए, इसी को यूज कर लेना है, ठीक है। पॉवर्टी जो यही आर्ट है आंसर राइटिंग, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन करते हैं, भाई पॉवर्टी आप किसको कहते हो, मैं क्यों बताऊं पॉवर्टी किसको कहते हैं, आपका ये बताता है कि पॉवर्टी इसको कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करा दिया, ठीक है। अब इसमें डिस्कस कर दो कि हेल्थ में क्या कमी है, एजुकेशन में क्या कमी है, वो ऑब्वियसली आप दे दोगे। तो अब यहाँ पे लेके आओ ना भाई, हेल्थ में लिटरेसी रेट की चर्चा करो, सॉरी एजुकेशन लिटरेसी रेट की चर्चा करो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करो, हेल्थ में टॉक अबाउट कि कितना इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, उसी की वही तो आपको लेके चर्चा हो जाएगा ना। यहाँ पे मेन वीमेन के बीच में कितना डिफरेंस, लिविंग स्टैंडर्ड में लेके आओ कि कुकिंग फॉयल कितना चल रहा है, सैनिटेशन आपका स्वच्छ भारत अभियान से कैसे लिंक हुआ, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जल जीवन मिशन है,
इसी को तो लिंक करते जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौभाग्य योजना आपने स्टार्ट करी, उसके अलावा हाउसिंग के लिए आपका पीएम आवास योजना चल रहा है। एसेट्स जो है वो तो ऑब्वियसली आपकी जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी वो बढ़ेगी। इसी को मेंस में यूज कर लेने का है, अलग से नहीं को, तो आपको डबल एफर्ट नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? चलो, इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, अगेन जो आपका दो इंडेक्स आती है, एक तो आता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, और ये जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है ये निकालता है आपका वर्ल्ड बैंक। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, अगेन दिस इज यूएनडीपी। तो डेवलपमेंट इसमें भी है, डेवलपमेंट उसमें भी, तो भूलना नहीं कि कौन वर्ल्ड बैंक निकालता है और कौन आपका यूएनडीपी निकालती है। तो यूएनडीपी सिंपली डेवलपमेंट जहां भी है, और यहां पे भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। यहां पे भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो पहली चीज तो अमर्त्य सेन ने डेवलप की थी, साथ में उनके महबूब हक, ये पाकिस्तान के थे। इसके भी 3 डायमेंशन है, लेकिन वो 3 डायमेंशन अगेन हेल्थ है, और हेल्थ का एक ही है, दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब इससे ज्यादा नहीं लेके जा रहा हूं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। दूसरा जो है आपका एजुकेशन है यहां पे भी, और एजुकेशन में आपका 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो आपका एक हो गया हेल्थ, दूसरा हो गया एजुकेशन, और एजुकेशन के 2 पैरामीटर्स हैं। एक तो एक्सपेक्टेड ईयर्स, कि एक बच्चा जो है कितने साल तक, अगर कोई बच्चा भारत में पैदा होता है तो क्या चांसेस है कि वो कितने साल की पढ़ाई करेगा, और दूसरा कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक एवरेज नंबर बताओ। जैसे एक तो हो गया एवरेज, आप समझते हो ना, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, ठीक है। तो यहां पे आपका जो है, नाउ यू विल फाइंड द मीन ईयर्स ऑफ, आपको क्वालिटी एडजस्टेड स्कूलिंग है ये, क्वालिटी एडजस्टेड स्कूलिंग, ठीक है। ये कितना ढंग का उसको मिल रहा है, मिल तो रहा है वो ठीक है, बट उसमें कितना टाइम वो पढ़ रहा है। और इसके बाद जो है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैलकुलेट करने के लिए दे हैव यूज्ड दिस टर्म जीएनआई पर कैपिटा, दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। अब ये क्या करते हैं, तीनों कैलकुलेट करते हैं, और फिर दे लाइक ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, देन दे टू लाइक दिस ए बी सी, और उसको 1/3 करके इसका इंडेक्स निकलता है आपका, ठीक है। तो दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सिंपली यूएनडीपी का है। अगर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात हो, दैट इज बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सो दिस इज सिंपल। इसके बाद जो है आपका, इसके अगर रिपोर्ट्स की बात करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है आपके नॉर्डिक कंट्रीज, स्विट्जरलैंड और साथ में जो है नॉर्वे, तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आपको नॉर्वे, स्वीडन भी अच्छा है, इसमें रैंक है। तो जो भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका ही रैंक जो है वो काफी बेहतर है। भारत की अगर बात करोगे तो भारत 132 पे हुआ करता था, बट ये घट के 134 पे चला गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। खूब इस पे तहलका, 2 रिपोर्ट्स पे खूब तहलका मची थी, एक आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे और एक आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो भारत ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था कि भैया ये किसी काम का नहीं। आप बोल रहे हो कि बांग्लादेश हमसे बेहतर है, श्रीलंका हमसे बेहतर है, तो देख लो उनकी स्थिति कहां पे है, ठीक है। तो ये 2 रिपोर्टों पे चर्चा खूब हुई थी, इसलिए इनका रैंक भी अगर हो जाए तो थोड़ा सा याद रख लेना। तो अगेन यहाँ पे भी जैसे कि भारत जो है अपने नेबर्स के पीछे है, दैट इज द चाइना 75th है, श्रीलंका 78 है, भूटान, बांग्लादेश से भी हम पीछे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़ करके बाकी लोगों से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पीछे हैं। ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपका स्कोर जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हुई थी, भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दिस हैज इंप्रूव्ड टू 67.7, दैट इज सिंपली। तो यहाँ से आप एक तो रैंक याद रखना, और ये स्टेटमेंट बेस्ड हो जाएगा कि भारत जो है अपने नेबर से कैसा है या किससे पीछे है, ठीक है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। तीसरा, किसमें कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं। सो दैट इज द कि आपका प्रीलिम्स बेस्ड ये चीजें बन सकती हैं। सोमालिया का ऑब्वियसली लास्ट रैंक चलेगा, सोमालियन पायरेट्स वगैरह वहां पे पिछले मतलब 10-15 सालों से जो एक तरीके से सिविल वॉर की कंडीशन बनी हुई है। सो दिस इज आपका ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करोगे 2024, यहां पे दिस इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ, ये 2 इंस्टीट्यूशन दैट हैज गिवन दिस इंडेक्स, और ये हर साल आ ही जाता है कि क्या भूख की स्थिति जो है वो कैसा है। भारत का रैंक यहाँ पे भी आपका 105th, ठीक है। 20 कंट्रीज को नंबर 1 रैंक मिला है, ठीक है। तो दैट्स ऑब्वियसली जहां पे भूखमरी नहीं है तो वहां पे मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे भी आपका जो है पैरामीटर्स इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो एवरेज स्कोर 18.3 था, नॉट इंपॉर्टेंट, बट भारत का स्कोर कितना था, ये 27.3। आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे सिंपली पूछेगा कि एवरेज से हम मतलब आगे थे या पीछे थे। तो एवरेज से ऑब्वियसली हम, हमारे यहाँ गरीबी है तो हम पीछे ही रहेंगे, आगे नहीं रहेंगे। डेटा एग्जैक्ट और नहीं पूछना चाहिए। इसमें जो आपको याद रखना है वो है कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, ठीक है। लेट्स
ये जो आपका पैरामीटर है, ये पैरामीटर इसके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इसको 3 पैरामीटर्स हैं, एक जो है दैट इज द अंडर नरिशमेंट, इसका वेटेज है 1/3, दूसरा है चाइल्ड मोर्टालिटी, इसका भी वेस्टेज है आपका 1/3, और तीसरा जो है दैट इज द वेस्टिंग का 1/6 एंड स्टंटिंग का 1/6। दिस गोज अंडर चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। तो देखो दोनों में डिफरेंस समझो, एक अंडर नरिशमेंट है और दूसरा जो है वो अंडर न्यूट्रिशन है, दोनों फर्क है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ये होता है कि आपका फूड सप्लाई एडिक्वेट है कि नहीं, ठीक है। दिस इज अबाउट द फूड सप्लाई जो है वो एडिक्वेट है कि नहीं, बराबर जितना चाहिए उतना उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज द अंडर नरिशमेंट, अबाउट द कैलोरिक इंटेक आपका पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है दैट इज द 1/6 1/3, और आपका अंडर 5 मोर्टालिटी ऑब्वियसली यहां से आपका निकल आएगा कि कितने बच्चे जो है अंडर 5 के एज में जन्म कितना हुआ, उसमें से कितने की डेथ हो गई। बाकी आपकी बचती है वेस्टिंग एंड स्टंटिंग। वेस्टिंग क्या, स्टंटिंग क्या होता है, आपका यहाँ पे हाइट का रुक जाना, ठीक है। तो लो हाइट फॉर द एज, जितना उसका एज है उस हिसाब से उसकी हाइट क्या हो रही है, बच्चे की कम हो रही है। और उसके बाद वेस्टिंग जो है, वेस्टिंग इज अबाउट कि आपका उसका वेट जो है वो एज के हिसाब से कम है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं उनका वजन ही नहीं बढ़ रहा है, तो दैट इज द चाइल्ड वेस्टिंग। तो याद रखना, स्टंटिंग में हाइट की बात होती है और वेस्टिंग में बात होती है आपका अबाउट द वेट, कि बच्चे का जो उतना वेट होना चाहिए उतना वेट जो है उसका पूरा नहीं हो रहा है। ये आपके अगेन 4 इंडिकेटर, दैट इज द अंडर नरिशमेंट, ठीक है, अंडर नरिशमेंट, उसके बाद आपका चाइल्ड मोर्टालिटी अंडर 5 मोर्टालिटी में, और 2 बाकी आपका स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। ये 4 पैरामीटर्स अगेन यहाँ पे रहेगा और इसकी वैल्यू के साथ जो है आप ये रखेंगे। हालांकि डायमेंशन 3 ही है, ठीक है। दिस दोनों जो है वेस्टिंग एंड स्टंटिंग ये अंडर न्यूट्रिशन के अंदर में चला जाता है। तो ऐसे भी याद रख लोगे कि नरिशमेंट न्यूट्रिशन, नरिशमेंट मतलब खाना नहीं मिल पाना, न्यूट्रिशन मतलब खाना तो मिल रहा है एडिक्वेट जितना उसको चाहिए न्यूट्रिशन, यानी कि सारे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो चाहिए होंगे वो उसको नहीं मिल रहे हैं। और तीसरा जो है अगर ये नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उसकी डेथ होगी, तो वो तीसरा पैरामीटर आपका डेथ का है, ठीक है। तो ऐसे भी लिंक करके इन चीजों को आप याद रख लोगे, पैरामीटर से ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अगर बात करोगे कि भारत में क्या हालत है हंगर की, सो आपका इंडिया का रैंक जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली हमारे यहाँ हंगर जो है धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, रैंक जो है। और ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे 118 हुए, ठीक है, ये भी बढ़ रहा है नंबर। तो पहले 96 कंट्रीज में हुआ तो 76 हुआ, 115 में हुआ तो 83 हुआ, 118 हुआ तो 102 हुआ, ठीक है। तो आपका जो है परफॉर्मेंस, लेकिन इसके साथ साथ एक डेटा आप यहाँ से याद रखेंगे, दैट इज भारत में करीब करीब 15% बच्चे या 14% बच्चे जो हैं दे आर मालनरिश्ड। इसका वैल्यू था आपका 1/3 का। सबसे ज्यादा स्टंटेड चिल्ड्रन है भारत में, भारत में ग्लोबल लेवल पे आपका सबसे ज्यादा स्टंटेड चिल्ड्रन है, ठीक है, 35.5%, करीब करीब 35% या 1/3 से ज्यादा है सिंपली, ठीक है। स्टेटमेंट ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1/3 से ज्यादा बच्चे जो है दैट इज द स्टंटेड। इसके अलावा 18.6 आर वीक चिल्ड्रन, ये कहीं ना कहीं रिलेट कर देता है आपको वेस्टिंग से, ठीक है। कमजोर है, बॉडी वेट नहीं है तो वो आपका कमजोर हो जाएगा, ठीक है, वेस्टिंग से हो जाएगा। एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अभी ये हालांकि आपका बहुत इंप्रूव हुआ है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में काफी कमी है जब से आपका वैक्सीनेशन वगैरह हो गया है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी शुरू हुई है, ठीक है। तो पहले जो है बच्चे जन्म लेते थे ऐसे ही कोई भी कर दे रहा है उसका, तो अभी जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का रेट आपका बढ़ के 90% से ऊपर जा चुका है। तो इसके वजह से ये जो चाइल्ड मोर्टालिटी वाली, इन्फेंट मोर्टालिटी वाली बात थी कि बच्चा जन्म लेते हुए कितना मर जाता है, वो नंबर आपका कम हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक जस्ट अप्रॉक्स आइडिया रखना कि करीब करीब 35 यानी 1/3 से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ स्टंटेड हैं और करीब करीब 1/5 बच्चे जो हैं हमारे यहाँ वेस्टेड हैं, ठीक है। तो ऐसा करके आपका ये डेटा अप्रॉक्स ही पूछेगा आपसे, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना बहुत मुश्किल है। तो दिस इज व्हाट आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे आपकी कहानी चल रही है। इसके बाद अंडर एस्टिमेट, चाइल्ड सेटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड अंडर। नेक्स्ट रिपोर्ट आती है आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ठीक है, 2024 हर साल आते रहता है। इसका जो एजेंसी है दैट इज द इवेन दिशा, ठीक है। तो इवेन दिशा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो इवेन दिशा करके नाम से भी आपको आ जाएगा। ये जो है अगेन ऑब्वियसली वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपकी ग्रो होने वाली है, 8 बिलियन क्रॉस कर गई, यही बताते रहता है। ये सिंपली इसने ये बताया कि आपकी पॉपुलेशन की जो पीक होगी दैट इज अराउंड 10.3 बिलियन। तो आप सिंपली याद रखना 10 बिलियन का मार्क जो है आपका वर्ल्ड क्रॉस करेगा बाय 2080, ठीक है। अभी जो है आपकी पॉपुलेशन 8.2 बिलियन, तो 8 बिलियन हम 2020-21 में क्रॉस कर चुके थे, अभी जो है आप ग्रोथ के ही रेट में हैं। इसके बाद जब ये 10 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा उसके बाद 2100 से, ठीक है, यानी 2080 तक आते आते
आप पीक पे पहुंचेंगे और उसके बाद फिर 2100 आते आते आपका डिक्लाइन होना शुरू होगा। दिस इज द बेसिक आइडिया जो इन्होंने बताई। वर्ल्ड लेवल पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ के हो गई है 73.3 ईयर्स। तो पॉपुलेशन क्यों इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसका एक कारण इन्होंने दिया था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, यानी लोग जो है वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह रहे हैं। तो जो आप ये पढ़ते हो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, तो आपका पहले स्टेज में जैसे क्या है, पहले स्टेज में आपका मोर्टालिटी रेट भी हाई रहता है और आपका जो है बर्थ रेट भी हाई रहता है, तो उसके वजह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ता है। दूसरे स्टेज में जब आप आते हो तो क्या होता है कि आपका बर्थ रेट हाई रहता है बट मोर्टालिटी रेट नीचे गिरता चला जाता है, इसके वजह से पॉपुलेशन का एक्सपेंशन होने लगता है। तीसरे स्टेज में आते आते आपका क्या हो जाता है कि मोर्टालिटी रेट आपका एकदम ही कम होने लगता है और बर्थ रेट धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा होता है, और फिर फाइनली फोर्थ स्टेज में आपका आ जाओगे जहां पे फिर से मोर्टालिटी एंड बर्थ रेट आपका बराबर हो जाएगी। तो ये जो बाकी ये जो दो स्टेजेस है ना, इन दो स्टेजेस की वजह से पॉपुलेशन जो है आपका काफी आपका एक्सपैंड कर जाता है। भारत किस स्टेज में है अभी, भारत जो है दैट इज इन द थर्ड स्टेज। हमारी बर्थ रेट अभी गिर रही है, ठीक है, अभी भी गिर रही है, अभी स्टेबिलाईज नहीं हुई है। एक टाइम के बाद इनकी स्टेबिलाईज हो जाती है, जैसे कि आपका जापान हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इनका क्या हो चुका है, इनका स्टेबिलाईज हो चुका है, वो फोर्थ स्टेज में जा चुके हैं। बट हम जो है अभी एक स्टेज पीछे हैं, ठीक है। हमारी बर्थ रेट जब गिर जाएगी, मोर्टालिटी रेट ऑलरेडी गिर चुकी है, जब बर्थ रेट एकदम गिर जाएगी देन हमारा पॉपुलेशन क्या होने लगेगा, स्टेबिलाईज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द प्रोस्पेक्ट कि आपका भारत का पॉपुलेशन जो है वो करीब करीब 2070 तक जाके स्टेबिलाईज होना शुरू हो जाएगा, 2060 के आसपास में हमारा पीक पकड़ेगा, ठीक है। ये अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, सबका अलग अलग देता है वो। सो बेसिक इन्होंने ये कहा इंडिया पॉपुलेशन अभी जो है तो 125 करोड़ मोदी जी कहते थे, अब उनको बोलना होगा तो 145 करोड़ उनको बोलना पड़ेगा, ठीक है कि 145 हाँ 20 करोड़ जो है हम लोग बढ़ा लिए, काफी तेजी है हमारे अंदर, ठीक है। और ये बढ़ के आपकी पहुंचेगी 170 करोड़ तक। तो हम लोग अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं, 20 करोड़ बढ़ाएं, अभी भी तैयारी है अपनी कितनी 25 करोड़ और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उतना बढ़ा लें उसके बाद हम लोग देखते हैं। सो 144 करोड़ 145 करोड़ जो है ये रखेंगे। यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की इन्होंने बात करी है कि भारत का 68% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब देखो ये बता देता हूं, ध्यान रखना, उनके हिसाब से हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन 68% है, बट कंफ्यूज ना होना, इसलिए ना होना कि वर्किंग एज पॉपुलेशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिसाब से काउंट किया जाता है। यहाँ पे जो वर्किंग ईयर दिया है इन्होंने दैट इज द 15 to 64, ठीक है, हम काउंट करते हैं 15 to 60 वाला। तो उसके वजह से अगर कोई लोकल लेवल पे मान लो कि इंडिया के लेवल पे कोई आपका एस्टिमेट आएगा तो उसमें वो वैल्यू दूसरा दिखेगा, ठीक है। तो ये सिंपली तो उतना ये याद नहीं रखना, सिंपली याद रखना कि 60% 65% से ऊपर जो है हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा इस डेटा। तो यही हो जाता है ना, पैरामीटर अलग अलग होते हैं सबके, तो कंपैरिजन करना उसको मुश्किल होता है, डायरेक्टली डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते। फाइनली द नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो नीति आयोग भी हर साल निकालते रहती है कि भाई स्टेट वाइज का क्या लिस्ट चल रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना जो इसका डेटा है दैट हैज बीन बेस्ड ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑब्वियसली। यहाँ पे भी डायमेंशन वही लिए हुए हैं, एजुकेशन हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बट इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं। यहाँ पे इन्होंने सिंपली बताया स्टीप डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके जो टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो गरीबी में हैं, यानी इस पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो कितने लोग जो हैं जो गरीब हैं। तो यहाँ पे अगेन दे आर सेइंग कि ये 24-25% हुआ करता था 2015-16 में, इसको हम घटा करके ले आए हैं करीब करीब 15% पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन हर हिसाब से पैरामीटर आपका बदल जाएगा। भारत में पूछे कितने लोग पुअर हैं, मल्टी डायमेंशनली पुअर, बीपीएल रेखा के नीचे कितने हैं, तो बीपीएल रेखा के नीचे होना एंड मल्टी डायमेंशनल पुअर होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल पुअर की अगर बात करोगे दिस इज आपका करीब करीब 15%। अगर बीपीएल रेखा के नीचे पूछे दैट वैल्यू इज करीब करीब 25%, ठीक है। तो वो अपने ही वैल्यू जो है गवर्नमेंट के क्लैश करते रहते हैं, आप किसको मानोगे किसको नहीं मानोगे, बट इसका सिंपल सा मतलब आप किसी को उठा लो, आंसर लिखना होगा आपका जो मन करे, कहीं पॉजिटिव दिखाना हो भारत की ग्रोथ तो इसको उठा लेना, कहीं दिखाना हो कि नहीं हमारे यहाँ अभी भी गरीबी है, यू जस्ट यूज द बीपीएल डेटा, ठीक है। तो ये आपका ये होता है कि आप क्या लिखना चाहते हो आंसर में, ठीक है। तो सिंपल नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग इसको रिलीज करती है, ये डेटा आप जरूर याद रखें, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन जो पैरामीटर हमने बात करी थी, सो एक तो न्यूट्रिशन ऑब्वियसली वहां पे भी था, दूसरा जो है दैट इज द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टालिटी। तो चाइल्ड वहां पे था, दिस इज चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, साथ में मैटरनल हेल्थ की भी इन्होंने बात करी थी, और मैटरनल हेल्थ की मतलब उसको कितने केयर मिलते हैं, एंटीनेटल केयर मिलता है नहीं मिलता है, उसको लेकर के चर्चा हुई है।
ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस यहाँ भी है। कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स, ये वहां भी था। एक जो है आपने अलग ऐड करा है, दैट इज योर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आपके 10 पैरामीटर्स थे, यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं दैट नंबर इज 12 ही है। तो 12 पैरामीटर यूज करता है आपका नीति आयोग। ठीक है, तो एसेट्स में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो टीवी है कि नहीं है, मोबाइल है कि नहीं है, कितने हैं आपके यहाँ, बाईसाइकिल है, मोटर बाइक है, रेफ्रिजरेटर है कि नहीं है। तो कभी कभी आता है सेंसस सर्वे उर्वे करने, लोग सेंसस में आते हैं तो पूछते हैं ना कई को भैंस रखे हो, तो वो जो है कार है कि नहीं, तो उसके हिसाब से इनका जो है पैरामीटर आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का दिया। यहाँ पे इन्होंने जो है अपनी छाती पीटी है कि हम जो हैं करीब करीब इस बीच में 2015, 16 से 19 में जो हम एमपीआई की वैल्यू 15% पे लेके आए हैं, यानी करीब करीब 13-14 करोड़ लोगों को जो है हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है। रूरल एरियाज में ये डिक्लाइन ज्यादा है, दैट इज 20% के आसपास। अर्बन एरियाज में ये डिक्लाइन आपका कम है। तो ऑब्वियसली अर्बन एरिया में डिक्लाइन करना थोड़ा मुश्किल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे हाई है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट ये बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, डिक्लाइन इन पॉवर्टी कहाँ पे ज्यादा देखा गया है, रूरल एरिया में देखा गया है कि अर्बन एरिया में देखा गया है, और इसको स्टेटमेंट के तौर पर आपको फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन एमपीआई वैल्यू ओवरऑल की बात करोगे तो ये आपका ऑब्वियसली और बेहतर होता चला जाएगा। तो अगर ये जीरो की तरफ हो जाएगा तो गरीबी जो है आपके यहाँ से खत्म हो जाएगी। इसमें भी थोड़ा सा स्टेट्स की चर्चा हो गई है कि सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है, तो इसमें तो पूछने का बात ही नहीं है। ठीक है, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड मेघालय, तो आपके बीमारू राज्य होते थे। ठीक है, झारखंड बन गया तो झारखंड को भी साथ में ही हम ले लिए। तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान बस यहाँ से बीमारू में से आर हट चुका है, यूपी अपना है, झारखंड है, ये पता नहीं उसके जगह पे ये मेघालय कहाँ से पहुंच गया, बट ये सिंपली याद रखना। हाँ जी, हाँ, राजस्थान का जे जो है उसके जगह पे आपका मेघालय का एम आ गया है। ठीक है, तो बीमामू कर लेना बीमारू से। ठीक है, तो बिहार के साथ बिहार का छोटा भाई झारखंड है। ठीक है, राजस्थान नहीं है, यहाँ पे मेघालय है, बाकी आपका यूपी एंड एमपी तो है ही। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर सबसे तेजी से आपको यहाँ गरीबी कम हो रही है, उन स्टेट्स में भी आपका उत्तर प्रदेश एंड बिहार दे आर लीडिंग साथ में। तो बीमारू राज्य जो है वो प्रगति जो है वो आपका कर रहे हैं। इसमें प्रगति जो है, उड़ीसा उतना गरीब नहीं है तो ऑब्वियसली, बट ये भी इसके यहाँ इंप्रूवमेंट जो है वो आपको ज्यादा दिख रहा है। तो अगेन किस स्टेट में, तो उतना नहीं पूछेगा, तो सिंपली पूछेगा अच्छा ये बताओ कि, क्योंकि बिहार है तो इसलिए बिहार की वजह से बोल रहा हूँ कि हाईएस्ट शेयर पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सबसे ज्यादा है कहाँ पे, तो ऑब्वियसली बिहार का याद रखना। और बिहार जो है इंप्रूवमेंट में किस स्थान पे है। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट की अगर बात करोगे तो दैट इज द आपका नंबर 2 पे हैं आप। ठीक है, यूपी के बाद जो है आपका है, तो याद रखना योगी जी थोड़ा तेज काम कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो उसके हिसाब से। हाँ जी, ठीक है, इसके अलावा जो है केरला जो है, केरला का आपका, हाँ जी, कहाँ पे, बिहार, पटना से बाहर निकलिए सर, जॉब भी देख लो इस बार पटना में हम सब जगह पटना से बाहर निकलिए, सब जगह पटना में इंप्रूवमेंट तो हुआ है। आज जो वाला इतना वैकेंसी दे दिया है वो इतना ज्यादा भी नहीं देना, तब जिसका मन इसका हो गया, कोई भी स्टेट का कोई भी लेके चला गया है वो सही था। तो दूसरे स्टेट को नहीं आने दीजिएगा, आप दूसरे स्टेट में जाइएगा। एक बार इतना ज्यादा आप हर साल वैकेंसी लाइए, एक बार इतना ज्यादा वैकेंसी लाइए और कटअप इतना कम जाएगा, जो कम टीचर बन जाएगा, कुछ नहीं आता वो टीचर बन जाएगा। नहीं ऐसा कैसे बात कर रहे हैं सर, पहला वाला चीज आता है। अच्छा, इससे देखो इसमें से इससे इससे एक भी सवाल नहीं आना है। वो बात सही है सर, ठीक है, तो ये जो है, ये जहां पे तथ्य का यूज ना हो वहां पे बहस करना उसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी, खत्म नहीं होगा ना, उसको आप कैसे प्रूफ करोगे। तो ऐसे मेंस का भी प्रिपरेशन नहीं होगा, ऐसे में नहीं मार्क्स मिलेगा। नहीं तो ऐसे दोगे तो मार्क्स तुमको 10 नंबर में 2 नंबर देगा। ठीक है, हाँ, और ये जो है चाय टपरी के डिस्कशन में ठीक लगता है।
ठीक है। क्लासरूम डिस्कशन को अगर नहीं, आप डिस्कशन अगर इसको करना है तो पैरामीटर्स के साथ डिस्कशन कीजिए। ठीक है, आप बोलिए कि हाँ जो है बिहार का इंप्रूवमेंट कैसे हुआ है, बताइए कि 2005 में आपका रोड डेंसिटी कितना था, आज के डेट में रोड डेंसिटी कितना है, उस समय पर कैपिटा इनकम कितना हुआ था, आज के डेट में पर कैपिटा इनकम कितना है। जब इस लेवल से आप बात कीजिएगा ना, तब जो है आपको मजा भी आएगा और सामने वाला इसका जवाब भी नहीं देगा। कितने लोग याद रखते हैं? ठीक है, तो डाटा लेके बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए हम नहीं वही तो हम बोल रहे हैं कि अगर आप अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहस को इस डायरेक्शन में लेके जाइए। अदरवाइज ऐसे रेटोरिक्स हैं, वो उस रेटोरिक्स का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो उतना तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। मैं बता रहा हूँ, एक बार जो है ना ऐसे ही कहीं चर्चा हो रही थी, सो मैंने बस इसलिए बोल दिया कि मैंने बोला देखो ऐसा है कि आपका आईआईटीज और एम्स जो हैं इनके बनने में काफी तेजी आई। कैसे कह रहे हैं आप? ठीक है, मैंने बोला देखो ऐसा है कि 2000 ऑब्वियसली बात उसी पर पॉलिटिक्स करी, 2014 के पहले आपके नंबर ऑफ आईआईटी इतने थे, ये करीब करीब डबल हो चुके हैं आज के डेट में। ठीक है, विद इन 10 ईयर। नहीं तो आप कैसे बोल रहे हैं एस्टेब्लिश हमने किया 50 साल में? भाई वो मैं नहीं कह रहा कि अच्छा किया बुरा किया, मैंने सिंपली आपको डेटा दे दिया। नहीं आपको तो पहले ही से, तो ज्यादा डेटा भी दोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो नहीं मानेगा, तो देख के ही आपको डेटा देना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो ये आप अपने थोड़ा सा, ये थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, 2020 वाला 21 वाला है ये, बट सिंपली एक आइडिया के लिए आपको सिंपल रह जाएगा। बिहार, यूपी, राजस्थान, आपका एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, सबसे नीचे आपको जो नंबर दिख रहा है दैट इज द केरला। ठीक है, तो भैया महाराष्ट्र के पास पैसा है, आपका इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द कंट्री मुंबई वहां पे है। ठीक है, पूरा का पूरा जो आपका ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री का जो कॉरिडोर है वो आपका महाराष्ट्र में बैठा हुआ है। आपका पोर्ट्स वहां पे है, भारत के सबसे बड़े पोर्ट्स वहां पे हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री जहां पे होंगी, पोर्ट्स जहां पे होगा, आपका पैसा है ना, पैसा है तो इन्वेस्टमेंट करेगा वो। ठीक है, और लेकिन हाँ यहाँ पे आपकी इंप्रूवमेंट सभी चीजों पे हो रही है, कुकिंग फ्यूल, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, मैटरनल हेल्थ, ईयर ऑफ स्कूलिंग, सभी पे आपको जो है थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद एक अवार्ड हर साल दी जाती है, दैट इज द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। 2023 में दिया गया, 8वां एडिशन था आपका। तो यहाँ पे अगेन पहली चीज तो ये अवार्ड कौन रिलीज करता है, यानी कौन बताता है कि प्राइज कौन जीता है। ठीक है, तो ये जो है आपका महुआ को याद रखना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, महुआ, तो ये महुआ जो है आपका अवार्ड देता है। जो प्रेजेंट किया था इस साल दिया गया था, दैट वाज गिवन बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू एंड रिसीव गिवन द अवार्ड इन भारत मंडपम। तो आजकल आपका कोई भी अवार्ड हो जा रहा है मेजर तो भारत मंडपम में ही हो रहा है, तो उसमें भूलने कहीं नहीं है, तो डाल देंगे, इसीलिए बनाया ही गया। ठीक है, यहाँ पे जो है थीम जो है वो आपका याद रखोगे, वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, ये था 2023 का, और 2024 का अगेन रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो बस इसमें आगे पीछे ना हो जाना। ठीक है, तो वेस्ट टू वेल्थ पहले कर लिया, कैसे करेंगे, तो फिर आया कि अच्छा रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे। हाँ, पटना ज्ञान भवन है आपका। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रखना कि पुराना वाले में हमने क्या कहा था कि वेस्ट से वेल्थ बनाएंगे, और 2024 में बोला कि कैसे बनाएंगे, तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करके बनाएंगे। ठीक है, तो आपके थीम आप नहीं भूलोगे ऐसे करके। एंथेम जो है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। ठीक है, तो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल के जगह पे, इसको याद कर लो। ठीक है, कि नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, कुछ कुछ ऐसे आगे सुन लेना गाना क्या है। तो दैट इज एंथेम, यहाँ पे आपका स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स का रहेगा। इसमें कुछ कुछ डेटा रहेगा, अगेन डेटा के जस्ट एक साथ चले जाना। इंदौर जो है वो लगातार आपका जो है 6 साल से नंबर 1 पे है, बट इस बार इंदौर को जोड़ने वाला जो है दैट इज द सूरत आपका साथ में गया है। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी की बात करोगे तो इंदौर, सूरत दोनों नंबर 1 पे थे, एंड देन नवी मुंबई वाज देयर। स्टेट वाइज में ऑब्वियसली महाराष्ट्र पैसा ज्यादा है, मध्य प्रदेश क्योंकि इंदौर उसके साथ है, और छत्तीसगढ़ क्योंकि वहां पे गरीबी, ऐसे देखो ये आई एम नॉट सेइंग गरीबी है, कहने का मतलब वहां पे लोग कचरा कम फैलाएंगे, भाई ट्राइबल लोग ज्यादा है।
ठीक है, तो इसके हिसाब से आप याद रखना कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ ये तीनों आसपास में ही हैं, तीनों की बॉर्डर भी मतलब लगेगी ऐसे जोड़ दोगे तो, एंड ये आपका आ जाते हैं स्टेट्स के बेसिस पे। लिस्ट क्लीन सिटी, तीनों के तीनों वेस्ट बंगाल से चले आएंगे, ठीक है। और नहीं, वो लिस्ट में तुम छोड़ दिए ना, ठीक है। तो आप हावड़ा को कैसे क्लीन मान सकते हो, तो घूम गया। हाँ, तो ये अब देखो वहां पे कारण है, वहां पे जो है कोयला खदान और ये सब बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से डस्टिंग और ये काफी ज्यादा रहता है, एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा रहता है, और लोग भी है थोड़ा सा। तो उसको अब हावड़ा चले जाओ तो जो है तुम्हें पता ही नहीं चलता कि नाला कौन सा है और गली कौन सा है, एक ही में है दोनों, ठीक है। तो दैट इज, कोलकाता कैसे आया यहाँ पे? हाँ, पुराना वाला कोलकाता गंदा ही है, ठीक है, नया वाला कोलकाता जो है वो ठीक है, पुराना वाला कोलकाता जो है वो गंदा ही है, तो उसकी वजह से वहां पे सियालदा वगैरह जो है वो ऐसे ही गंदगी तुम्हें दिखती है। हाँ जी, नहीं वो तो बोलेगा हम न्यूयॉर्क बना रहे हैं, ठीक है, वहां पे जो न्यू टाउन का एरिया है, हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। अरे वही तो नहीं, वो कह भी देते कि जो न्यू टाउन बना रहे हैं वो न्यूयॉर्क रहेगा, ठीक है, तो न्यूयॉर्क तो नहीं रहेगा, बट कम से कम हाँ इम्प्रूव्ड है, बाकी वाले से इम्प्रूव्ड है। पुराना कोलकाता जो है, और खास करके जो एकदम जो हावड़ा से सटे कोलकाता है, ये तो अलग ही लेवल की गंदगी है यहाँ पे। आप जो है बिल्डिंग्स में घुसो तो डर लगा रहता है, पता नहीं बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे इसमें से। हम जब स्टार्टिंग में गए, हम बोले कि भाई यहाँ पे मतलब कैसे ही लोग सर्वाइव करते, रात में नींद कैसे ही लोग को आ जाता है। हाँ हाँ, वो गिरते रहता है, वो नॉर्मल कहानी है, ठीक है। वो थोड़ा सा धूल धूल गिरते रहता है वहां पे, वो काफी कॉमन है, ठीक है। बिल्डिंग वगैरह से तुम देखोगे तो बोलेगा कि हाँ ये मतलब अलग ही तुमको फील आएगा वहां पे कोलकाता में घुसते ही। लिस्ट क्लीन स्टेट की बात करोगे तो वहां पे वेस्ट बंगाल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड राजस्थान, ठीक है। ये कैसे लिस्ट क्लीन में आ गए मैं समझ नहीं पाया, बट ठीक है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखी उतनी गंदगी, बट ठीक है, अब है डेटा तो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर ना, गंदगी आपका वेस्ट डिस्पोजल के साइट्स हैं कि नहीं, रेगुलर कलेक्शन होता है कि नहीं, तो वो सब डेटा के बेसिस पे इनको बनाया गया है ना, इसके वजह से वो आ गया। ऐसे एक नजर में घूमोगे तो नहीं दिखेगा आपको। इसके बाद एक दो सिटीज का नाम याद रखना है, रैंकिंग नहीं पूछेगा आपसे, बट हो सकता है कि सिटीज पूछ ले। पहली चीज की सासवद, तो सासवद कहाँ पे है? आपका महाराष्ट्र, वहां पे इसको फर्स्ट प्राइज मिला है क्लीनेस्ट सिटी का, जहां पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, तो ये आपका एक सबब टाइप हो जाएगा। इसके अलावा पाटन एंड लोनावाला, तो पाटन इन गुजरात, लोनावाला महाराष्ट्र, ठीक है। तो अगेन इनको सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन मिला, तो ये तीन, शाश्वत, पाटन एंड लोनावाला, ठीक है। तो आईपीएल होता है, ये एसपीएल है, ठीक है। तो यहां से याद रखेंगे। इसके अलावा कहां पे सबसे ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है, मतलब काम जो है काफी बेहतर हो रहा है इस क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, दैट इज द फास्टेस्ट मूवर सिटी कौन सा है विद इन द सिटी जहां की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है? तो ये नौरजाबाद, मध्य प्रदेश। अगेन ये नाम आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है, नौरजाबाद है कहाँ पे, तो ये लोकेशंस अगेन, ये सिटीज कौन सी कहाँ पे हैं। अब यूपीएससी तो पूछ लेगी, क्योंकि नौरजाबाद का तो कोई आएगा नहीं एग्जाम देने, तो किसी को भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा जिसकी 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां पे पणजी, तो पणजी तो चलो ठीक है, गोवा में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से शाश्वत महाराष्ट्र, आपका जो है पाटन है लोनावाला, तो पाटन गुजरात, लोनावाला अगेन महाराष्ट्र, एंड औरंगाबाद दैट इज द एमपी। ये 4 लोकेशंस याद रख लेना, बाकी तो यहाँ से नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, उसका कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। इसके अलावा इस बार करीब करीब 4900 कुछ सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, बट इसमें 88 सिटीज थी जो कि आपके गंगा के किनारे बसी सिटीज, इन्होंने भी पार्टिसिपेशन इसमें करा था। इसमें जो है वाराणसी को सबसे टॉप डिक्लेयर किया गया, नंबर 2 पे रहा आपका प्रयागराज, ठीक है। तो गंगा में आपका जो है इधर से जाओगे तो बनारस सबसे साफ मिलेगा, उससे थोड़ा प्रयागराज बढ़ोगे तो थोड़ा सा गंदगी बढ़ती हुई दिखेगी, और उसके बाद थोड़ा बढ़ोगे तो ऐसे। तो जनरली गंगा में गंदगी उधर से इधर बढ़ती है, ठीक है, मतलब उधर से जैसे जैसे गंगा में नीचे जाते जाओगे तो आपका गंदगी बढ़ती है, बट अवार्ड बता रहे कि नहीं बनारस सबसे साफ है, एंड देन आपका इलाहाबाद है, ठीक है। देखो याद करने के लिए कैसे भी लिंक बना के, तुक्का बना के याद रखो, क्योंकि एग्जाम में इसके बाद अब भूल जाओगे, तुम्हें याद नहीं रहेगा, एग्जाम देके आओगे तो ये सब निकल जाएगा तुम्हारे दिमाग से। हाँ जी, हाँ, तो उल्टी गंगा बहा के जो है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड ने जो है गंगा में उल्टी गंगा बहाती है, ठीक है, वैसे करके तुम याद रख लो। इसके अलावा मोह, अगर कैंटोनमेंट्स की बात करें तो काफी फेमस कैंटोनमेंट है ये मोह का जो है आपका, तो इसको मिला है नंबर 1 पे। इसके अलावा चंडीगढ़, ये जो है सफाई मित्र सुरक्षा शहर कैटेगरी में नहीं, यहाँ पे डेथ्स वगैरह जो है सफाई मित्र की, उनको जो फैसिलिटीज मिली है वो बेहतर मिली। हालांकि चंडीगढ़ वैसे भी बहुत क्लीन सिटी है, ठीक है, महंगा उतना ही है बट क्लीन सिटी है, तो चंडीगढ़ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चंडीगढ़, और नाम यहाँ से आपको नाम ही याद रखना, ये गंगा वाला जो है थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए गंगा बिहार से लगती है, तो गंगा का आपका इंपॉर्टेंस है, तो इस वजह से आपका बन जाएगा।
अब इसमें अगर पूछ दिया कि पटना का रैंक कितना है तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वो हाँ, वो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। चलो, इसके बाद टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022, पुराना रिपोर्ट ही है, नया रिपोर्ट कोई निकला नहीं है। तो हर साल निकला आपका इंटरनेशनल टाइगर डे पे। कौन इसको रिलीज करता है? दैट इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। है कहाँ पे ये? दैट इज देहरादून, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया भारत में जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की, दैट इज द नंबर बढ़ के आपका 3682 हो चुका था। पिछले वाले रिपोर्ट में ये 2967 था, 2967 था, ठीक है, 2018 वाले रिपोर्ट में। इसको बढ़ा करके इन्होंने कर दिया 3682। तो हमारे यहाँ टाइगर्स भी जो है बहुत मजे में है। हाँ जी, तो ये तो ज्यादा पुराना रिपोर्ट नहीं है, तो अभी से नहीं पूछा, रिपोर्ट से ही पूछेगा ना, वैसे कौन रोज बैठ के काउंट कर रहा है, ठीक है। तो रिपोर्ट जो है उसको काउंट करके रखने का। हमारे यहाँ सिंपल याद है, टाइगर मजे में है, कोई टेंशन ही नहीं है इनको। नंबर जो है इनका 3682 से काफी काफी बढ़ रहा है। चीता ये 2-3 पार्क वाले, हाँ चीता हमारे यहाँ खराब है, चीता का स्थिति खराब। कारण है ना, चीता का जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। जो टाइगर्स का जो एरिया रहने का है और चीता का जो है वो रहने का वही है, ठीक है। और चीता जो है थोड़ा काफी शर्मीला जानवर होता है। तो सबसे चीता के पॉपुलेशन गिरने का कारण यही हुआ। एक तो आपका प्रे पे कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हुआ कि जिस एरिया में इनको इंट्रोड्यूस करा गया उसी एरियाज में टाइगर वगैरह भी हैं, और साथ ही साथ ये जो है इनको कैप्टिविटी में रख के तुम सोचोगे कि ये कर ले, रिप्रोडक्शन कर ले, तो दे नेवर डू दिस थिंग। तो इसको मेंटेन करना थोड़ा काफी मुश्किल होता है चीता को। इनका मारा भी खूब गया, काफी यूज किया गया आपको, इसलिए चीता जो है खत्म हुआ। यहाँ पे जो है 24% इंक्रीज इन जो है टाइगर आपका देखा गया, ठीक है। तो 2967 था, 25% की ग्रोथ इनके में देखने को मिल रही है। हाँ जी, हाँ पूरे वर्ल्ड का 75% जो टाइगर्स हैं वो भारत में ही है। तो टाइगर जो आपका है, अच्छा टाइगर से रिलेटेड एक इनिशिएटिव चलता है जिसका नाम है TX2, ठीक है, कि टाइगर्स को अपने को क्या करने का है, डबल करने का है। टाइगर्स का नंबर जो है वो डबल करने का। तो जितने टाइगर रेंज कंट्रीज है इनके 10-12 ही हैं, ठीक है, यही आपके साउथ एशिया वाले ही। तो इनको जो है ये करके इनका नंबर डबल करने का है, ठीक है। तो TX2 इनिशिएटिव भारत ने इसको पहले ही अचीव कर रखा है, कोई टेंशन नहीं अपने को। सो दिस इज जस्ट अ नंबर। कुछ डेटा इन्होंने दिया है, 3682, 2967 था, उससे पुराना जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इवन अगर 2006 से भी कंपेयर करोगे तो करीब करीब जो है हम ऑलरेडी डबल से ज्यादा कर चुके, इससे भी करोगे 2010 के मुकाबले भी हम डबल से ज्यादा कर चुके। 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां 500 से ज्यादा टाइगर हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ जी, एक तो MP हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, अच्छा चलो, और कोई गेस? ठीक है, अच्छा उसके अलावा उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 5 टोटल स्टेट्स हैं जहां से कि टाइगर 300 से ज्यादा है, नॉट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो एक जस्ट डेटा है। इंक्रीज आपका देखा जा रहा है 313%। अगर लॉन्ग टर्म इंक्रीज देखोगे तो आपका सबसे ज्यादा केरला में देखने को मिला है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में देखोगे तो फिर आपका MP में ही इंक्रीज भी देखने को मिला है। हाँ जी, हाँ वन वाला क्षेत्र वहीं पे है, ठीक है। तो MP जो है, MP में नंबर ऑफ टाइगर दैट इज 785, तो 785 हैं आपके। सिंपल सा, नंबर ऑफ टाइगर्स इन रिजर्व्स, मेजर रिजर्व कौन? तो कॉर्बेट को याद रखना ऑब्वियसली, जिम कॉर्बेट सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे, डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ टाइगर्स भी जो है ये आपको सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है बांडीपुर, नागरहोल, बांधवगढ़, दुधवा। तो अगर मन करे एक चीज तो देख लेना कि कौन से किस स्टेट में है, ठीक है, तो इसमें भूलने वाला कुछ है नहीं। दुधवा कहाँ पे? ठीक है, और बांधवगढ़? ठीक है, अच्छा मुदुमलाई, कान्हा, कान्हा काजीरंगा, कान्हा MP, काजीरंगा आपका आ गया आसाम, ठीक है। सुंदरबंस में कोई दिक्कत ही? टाडोबा अंधारी, टाडोबा अंधारी आंध्रा, ठीक है। सत्यमंगलम एंड पेंच। तो जस्ट गो थ्रू वंस कि कौन सा है। स्टेट वाइज बात करोगे तो दिस इज द आपका, ठीक है। तो तीसरा जो, हाँ तो आपका ऑब्वियसली मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ तो ठीक है, वो कम से कम उन्होंने गेस तो लेने का प्रयास किया। ऑब्वियसली डेटा इस समय इतना रहेगा तुम्हारे दिमाग में, तो थोड़ा सा ये रखना है उसको, कोई नहीं। सो मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका में गलती नहीं होगी, उत्तराखंड जो है इसको याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पे जिम कॉर्बेट है, ऐसे लिंक करके रखोगे, ठीक है। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। फिर कितने टाइगर रिजर्व हैं अभी? हाँ जी, डेटा हम भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूलता है, ठीक है। करीब 51 है आपके, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है
टाइगर कहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो टाइगर का डिक्लाइन कहाँ पे हुआ है। सो टाइगर की डिक्लाइन आपको अरुणाचल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, ये स्टेट है जहां पे टाइगर्स की डिक्लाइन देखी गई है, ठीक है। और 18 ऐसे टाइगर रिजर्व देखे गए हैं जहां पे कि नंबर जो है आपका टाइगर का 10 से भी कम है। तो ये आपको सिंपली याद रखना है। और इसके अलावा जिम कॉर्बेट हो ही गया। बिहार की बात करोगे, ठीक है, तो 31 टाइगर, सॉरी 54 टाइगर हो चुके हैं 2022 में, 31 हुआ करते 2018 में। अब वो आ गया तो उसको थोड़ी काउंट करोगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, अब बन रहा है, वो तो बनेगा तो देखा जाएगा अभी, ठीक है। तो वाल्मीकि नगर जो है आपका वेस्ट चंपारण, सिंपल सा, तो इसमें बहुत डेटा है नहीं बिहार के पास, बट हाँ 54 बाघ जो है हमारे पास में है, कम नहीं। वो याद रखना, ठीक है, कहाँ कहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। अरुणाचल में डिक्लाइन ये थोड़ा सा ये हो रहा है कि कैसे, मतलब इस एरिया में वाइल्ड लाइफ जो है पॉपुलेशन कैसे, हाँ वही है, म्यांमार वाला बॉर्डर है ना, खास करके वहाँ पे तो थोड़ा आसानी से निकल भी जाता है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। झारखंड में क्यों हो रहा है जी? हाँ, क्या टाइगर की किलिंग कर देते हैं? इसके अलावा वो प्रोडक्ट्स जिनको की जीआई टैग मिला, ठीक है, 2024 वाले हैं। अब इससे पुराना पूछे तो भैया हाथ जोड़ देना, अगर याद ना हो तो हाथ जोड़ना कि कितना डेटा याद करेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो बस ये देख लेना, ठीक है। तो हाँ देखो, इसमें भूलने वाला बहुत नहीं है, ठीक है। यूपी से आपको जैगरी, ऑब्वियसली गुड़, सांझी क्राफ्ट, मथुरा का ये क्राफ्ट आपका हैंडीक्राफ्ट है। क्लोव क्रीपर ये एक तरीके का क्या बोल सकते हो, पान में यूज होता है, ठीक है। ये रेड पेड़ा, लाल पेड़ा, अरे मिलता है भाई, यहाँ पे बनारस चले जाओ विश्वनाथ मंदिर में लाल पेड़ा ही मिलता है तुमको, ठीक है। हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें भूलने जैसा वैसा कुछ है नहीं। गुजरात की बात करोगे तो अंबाजी व्हाइट मार्बल, देखो मार्बल लेके राजस्थान कंफ्यूज ना होना, ठीक है। इसके अलावा अजरक प्रिंट, दैट इज कच्छ, तो साड़ी उड़ी पे लोग प्रिंट लगाता है उसका। कच्ची कड़क डेट्स, ये खजूर है, पीले रंग के खजूर है जो आपको दिखते हैं और गुजरात में मिलते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल याद रखना, वेस्ट बंगाल की लड़कियां साड़ी पहनने पे खूब जोर देती हैं, ठीक है, और कुछ हो ना हो साड़ी जरूर पहनेंगी। तो टंगाइल साड़ी, गरज साड़ी एंड कोरियाल साड़ी, तो ये जो है कई कई तरीके, तो एक टंगाइल साड़ी है जो है थोड़ा सा उठा के लोग पहनता है उसको, मतलब जरूरी नहीं व्हाइट कलर नहीं, वो लोग थोड़ा सा उसका, हाँ तो वो थोड़ा सा पैर से घुटिए से ऊपर रहता है, ठीक है, इस जोन तक आपका रहेगा। तो हाँ, तो दैट इज द टंगाइल साड़ी, ठीक है। उसके अलावा गरज साड़ी और ये मुझे नहीं पता, कोरियल साड़ी है साड़ी ही। हाँ जी, हाँ वही है शायद, हाँ गरज साड़ी जो है उल्टा पहना जाता है, ठीक ठीक ठीक। कोरियाल साड़ी, तो 3 साड़ियां हैं, सुंदरबन हनी भूलने का नहीं है, ठीक है, शहद है। और एक कलनुनिया राइस, ठीक है, कलनुनिया राइस जो है, हाँ बड़ा सा होगा, आपको मोटा मोटा सा होता है। हाँ वैसे भी चावल जो है आपको वेस्ट बंगाल में होगा तो आप कर सकते हैं, हाँ राइस, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको याद रखोगे। JNK में रामबन अनारदाना, ठीक है, अनारदाना होता है, अनारदाना गोली नहीं खाते थे लोग बचपन में, तो वही है जो है अनारदाना। तो झारखंड से जो है आपको अनारदाना मिला है इस बार। और ऐसे नहीं, ऐसे याद रखना अनारदाना, लेकिन नहीं झारखंड नहीं, सॉरी JNK से। तो JNK में खून खराबा बहुत होता है, ठीक है, तो अनारदाना जो है लाल लाल आपको वहां पे आपको मिल जाएगा। देखो सिंपल था, देखो इस समय डेटा को अगर तुम डायरेक्टली याद रखे रहोगे तुम कंफ्यूज करोगे, नहीं लिंक करके रखोगे तो भूल जाओगे, हंसी खेल में याद रखे रहोगे तो याद रह जाएगा। उड़ीसा खजूरी जगड़ी, यानी आपका जो है डेट से जो ये बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है, ठीक है। आजकल जो है लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो बिहार में भी मैंने देखा, बोले कि ये भाई हम लोग नॉर्मल वाला गुड़ नहीं खाएंगे, खजूर वाला गुड़ खाएंगे। बोले ठीक है खाओ कोई भी। तो अभी आपके यहाँ नहीं बनता है, पर खजूरी की जगड़ी वहां से लेके आए। ढेनकानाल मगजी, तो ढेनकानाल आपका डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, और वहाँ की ये मिठाई है मगजी, ठीक है। तो ढेनकानाल मगजी। लांजिया सौरा पेंटिंग, तो सौरा ट्राइब्स हैं, ठीक है, सौरा एक ट्राइब्स भी है और उनकी एक पेंटिंग है, तो लांजिया सौरा पेंटिंग, तो ये ट्राइब भी याद रखना है कि सौरा ट्राइब कहाँ पे है, ठीक है। सिंपली पाल काई चटनी, ये जो है आपकी चीटी वाली चटनी, ठीक है, जो लाल चीटी होती है उसकी चटनी काफी टेस्टी लगती है, ठीक है, खा के जरूर ट्राई करें। हाँ जी, अरे अच्छा लगता है तुमको, थोड़ी तुमको बना के दे तुमको नहीं पता लगेगा क्या है, ठीक है, जब तुम खा लोगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में मिलता है, बट जो आपको छत्तीसगढ़ में, मतलब मैं टेस्ट किया हुआ है, बट यहाँ पे जो है काई काई, वो भी काई चटनी ही देते, सिंपली पाल वाले को मिला है, ठीक है। हाँ मैंने टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। वो लाल लाल चीटियां होती है जो बड़ी वाली ना थोड़ी सी,
उसका बनता है। ठीक है, वो जाएंगे खूब मजे से और देखेंगे पेड़ उड़ पे पत्ता उत्ता हिलाएंगे और वहां से समेट के ले आते हैं, ये रहता है जाली टाइप का, उसमें लेके आएंगे एंड देन उसको क्रश करके थोड़ा सा उसमें कुछ अपना देसी हर्ब्स डालेंगे उसमें एंड देन यू विल नहीं अरे ऐसा मत बोलना भाई, पकड़ ले गया जाएगा तुमको। ठीक है, तुम अपने तो जाओगे, हमको भी लेके जाओगे, हम हाँ बोल दे कहीं तो पता चला कि लेके चला गया। ठीक है, तो ऐसा हम खाए नहीं है। इसके अलावा नयागढ़ काटीमुडी ब्रिंजल्स, ये एक अगेन बैगन है, थोड़ा सा उसमें काटा कटा होता है। ठीक है, बैगन में थोड़ा सा, अरे हम लोग यहाँ जो बैगन होता है ना, तो हम लोग यहाँ जो डंठल होती है ना, नहीं वो जो हम लोग यहाँ डंठल होता है, तो तुम देखोगे यहाँ से, और ये थोड़ा सा प्लेन रहता है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे इसमें थोड़ा कांटेदार थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो नयागढ़। ठीक है, तो कांटीमुंडी ब्रिंजल, कंटीमुंडी, तो दिस इज आपका उड़ीसा। अच्छा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से खूब भर भर के आपको जीआई टैग मिला है, खूब मिला है, और यहाँ से याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके नाम थोड़े से जो है वो अलग होते हैं। तो पहली चीज बता देता हूँ, देखो जो पहला है दैट इज मड़ुआ एपो। मड़ुआ एपो जो है मड़ुआ का दारू है वो, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो आपका क्या बोलते हैं, मड़ुआ का आटा तो हम लोग भी जानते हैं ना, तो मड़ुआ मिलेट्स जो है, तो उसका वो लोग शराब बनाते हैं। ठीक है, काफी अच्छा होता है। ठीक है, काफी स्वीट होता है ये, तो इसके वजह से। हाँ जी, अरे बोले तो तुम काफी स्वीट होता है। ठीक है, हाँ जी, मिल जाए तो कर लो। ठीक है, ठीक है, आप जो है ऐसा बता देता हूँ सिंपली कि अगर कोई बहुत शौकीन लोग होते हैं, ठीक है, और उनको एक बार ये पिला दो, ठीक है, मैं इतने गारंटी के साथ जरूर कह सकता हूँ कि वो बोल देंगे कि भाई, ये जरूर एक लाइन बोल देंगे कि महंगे से महंगे ये में भी इतना मजा नहीं आता है, मतलब इतना सॉफ्ट और इतना मजेदार नहीं। हाँ जी, अरे वो बोल रहे हो, हम लोग जब गए थे ना, तो हम लोगों ने प्लानिंग कर ली थी बाकायदा, उस समय जीआई टैग नहीं मिला था, वी वर प्लानिंग कि इसको मार्केट में उतारते हैं। बिजनेस की हम लोग सोच रहे थे उस टाइम में, बात समझ में। और उसके बाद इसको जीआई टैग, मतलब हमने करा था आज से 1.5 साल 2 साल पहले जब हम गए थे, तब हमारी बात हुई थी कि भाई ऐसा तो कहीं नहीं मिलता, तो ये मतलब क्यों यहाँ पे छुपा हुआ है, क्यों ना इसको मार्केटिंग कराया जाए। तो ऑब्वियसली फंड्स वगैरह आप जब तक तैयार करोगे, ये करोगे, बहुत टाइम लगता है, और हम लोग प्लान भी थे, बट हाँ वहाँ बैठे बैठे ये बात हमने करी थी जरूर, ये हमें याद है। देखो जीआई टैग इसको मिल गया। ठीक है, नहीं गवर्नमेंट ने जीआई टैग दिला दिया, तो ठीक है। इसके अलावा आदि अपोंग, अगेन ये आदि जो है, एक तो आदि वहां पे ट्राइब भी है। ठीक है, आदि इज द ट्राइब देयर, आदि हिल्स भी है। ठीक है, देखो वहां पे सिंपली याद रखना, अरुणाचल में हिल्स का नाम, ट्राइब का नाम और लैंग्वेज का नाम जनरली एक ही होता है। ठीक है, तो जो भी हिल्स है उस रीजन में जो लोग रहते हैं, उनका उसी नाम पे उनको ट्राइब का नाम दे दिया जाता है, और उसी नाम पे उनके लैंग्वेज को भी बोलते हैं। ठीक है, तो आदि लैंग्वेज, आदि ट्राइब एंड आदि हिल्स। अगेन आदि अपोंग, अगेन ये उनका ड्रिंक है स्पेसिफिकली। ठीक है, आदि अपोंग, ये थोड़ा सा उनका ड्रिंक मिलेगा आपको। इसके अलावा सिंघपो फैलोप, ये एक तरीके से पहनते हैं वो गले में पट्टा, सिंघपो भी अगेन आपका ट्राइब है। आपातानी, अगेन आपातानी इज ऑल्सो अ ट्राइब। ठीक है, तो आदि आपको 3-4 ट्राइब का नाम पता चल गया, आदि हो गया आपका, आपातानी हो गया, सिंघपो हो गया। ठीक है, आपातानी टेक्सटाइल, आदि टेक्सटाइल। ठीक है, आदि टेक्सटाइल का एक मेरे पास कंबल है, लाइक वो काफी अच्छा हैंडमेड मिलेगा। ठीक है, वो हाथ से ही बनाते हैं वो, और काफी महंगा देते हैं। तो ऑब्वियसली उनके यहाँ लड़कियां जो है ना, लड़कियां, हर लड़की को और कुछ है ना है, वो ये बनाना जरूर है, शॉल वगैरह बनाते हैं, काफी खूबसूरत बनाते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा और साथ में जो हम लोग मोदी वाला कोट नहीं पहनते, मोदी जी वाला, तो वैसा ही मिलता जुलता कोट होता है, बट काफी रंग बिरंग का होगा आपको। ठीक है, तो मैंने सोचा था, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा यार ये लाल पीला सा दिख रहा है, तो छोड़ देते हैं। हाँ 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 हाँ, वही वही। ठीक है, सो आदि टेक्सटाइल हो गया। इसके अलावा ताई खामती, अगेन ट्राइब है ये आपका टेक्सटाइल। मोनपा हैंडमेड पेपर, तो अगेन मोनपा नाम से आपको लगेगा कुछ बुद्धिस्ट टाइप का नाम दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वांचू वुडन क्राफ्ट्स, घर के आपके छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट वगैरह आप बनाते हैं। अंगन्यात मिलेट, ये एक लोकल वेराइटी है जो सीजन उगती है। और इसके अलावा डाव है। आदि केकीर, अगेन ये एक टाइप का, ये क्या बोलते हैं, पुराने घरों में हम नहीं बनाते थे, हथियार उथियार बना के रखते थे, थोड़ा सा लोहा उहे का, तो उस टाइप का ये लोकल चीजों से बनाते हैं आदि केकीर। इसके अलावा मोनपा टेक्सटाइल, गालो टेक्सटाइल, निशी टेक्सटाइल। तो अगेन निशी इज द ट्राइब, गालो इज द ट्राइब, मोनपा इज द ट्राइब। ठीक है, तो आदि, निशी, आपातानी ट्राइब है वहां पे। तो ये सारे के सारे जो है आपके ट्राइब हैं, और इन्हीं के नाम पे हिल्स भी है। ठीक है, तो आपको नाम याद भी रखना आसान होगा। हाँ जी, टेक्सटाइल कपड़ा। ठीक है, कपड़ा हो गया, शॉल हो गया, चादर हो गया, अरे बहुत सुंदर सुंदर बनाती हैं वो। और वहां पे जनरली लोग ना खुद ही हैंडमेड बना के, और दे विल यूज,
तो उनके यहाँ जब शादी फंक्शन होगा तो वो नहीं सोचेंगे मुझे जो है जाके शॉपर स्टॉप से लेने का, नो, दे विल से कि मुझे अपना ट्रेडिशनल बना बनाया पहनने का। कोई भी बड़ा फंक्शन होगा दे विल ट्राई कि अपने हैंडमेड हम बनाए, और वहाँ पे लड़कियों की स्किल देखी जाती है इसी तरीके से। जब शादी भी होगा ना वहाँ पे लड़कियों में, तो ये चीज देखते हैं कि टेक्सटाइल कितना अच्छा बनाती है। बहुत सारे ट्राइब्स में जो है ये चीज वहाँ पे है। आप हाँ जी, और आजकल तो जोमेटो आ गया, नहीं लड़की खाना बना रही है उधर से जोमेटो वाला डिलीवरी करके गया पीछे से, भाई ले लो खा लो। अब तो ऑर्डर ही करना पड़ेगा, अब जो है खाना बनाने वाली मत खोजना, ठीक है। जहाँ तुम बोले कि खाना, देखो तुम फिर से ये कर दिए, उसको जनरलाइज कर दिए, ठीक है। तुम देखो एक चीज है ना, शहर की लड़की, तुम लड़की से सोच रहे हो काम भी करे, पैसा भी कमाए, और मतलब मेरे बराबरी से, और फिर मेरे लिए खाना भी बना के दे, काहे दे तुमको? नहीं ऑब्वियस, वही तो मैं समझा रहा हूँ ना, वही तो मैं समझा रहा हूँ। तो अच्छा क्यों ना करे, ये डिसाइड करने वाले तुम कौन? नहीं सिंपल पहला क्लास में बताए थे, आप हाँ करेंगे तो हम ना करेंगे, आप ना करेंगे तो हम हाँ करेंगे, तो पहला क्लास में बोले। हमको कोई टेंशन नहीं है भैया। देखो मैं जो हूँ सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं इतना सेल्फ डिपेंडेंट हूँ कि मैं 3-3 महीना अकेले रह जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले जाओ हमको क्या है, यही तो खासियत है। हमको कोई टेंशन, हम सीधी सी बात बोले, लाइफ में हम किसी पे ही डिपेंडेंट नहीं, इतना इंडिपेंडेंट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी, कोई रहे ना रहे, आए जाए चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको किसी काम में किसी को खोजना ही नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है। हम अपना काम, खाना भी खाना होगा तो कोई टेंशन नहीं, हम खाना बना लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, भूखा सोई खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। कहीं जाना होगा हम अकेले घूमने निकल जाते हैं, ठीक है। घूमने भी, जैसे घूमने भी जाओगे तुम सोचोगे पार्टनर मेरे साथ चाहिए, हम अकेले निकल पड़ते हैं, हमको अकेले ज्यादा मजा आता है, ठीक है। मेरा तो ऐसा हो गया है ना, ऐसा हो गया है, बस मेरा आजकल पता है सच में मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया कि मेरे प्राइवेट स्पेस में, यानी कि मेरे घर पे कोई कभी आ जाता है ना, मतलब मेरे या तो मुझे इरिटेशन होना शुरू होता है कि भाई क्यों इंट्रूड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, तुम जो है सही रास्ते पे जा रहे हो। एक टाइम के बाद तुम्हें सब जो है ना मतलब लगना छूटने लगता है कि भाई किसी से कुछ नहीं है, खत्म है सब। तो आपको फिर अपने, अब मुझे बहुत मुझसे पूछोगे क्या चाहिए, ठीक है, मैं बोलूंगा 2-4 अच्छी किताब ला के रख दो, बस काम खत्म, एकांत दे दो, किताबें दे दो, ठीक है। और बहुत मन करे तो कुछ खाना पीना का ला के दे देना ठीक है, हम खा पी के अपना आराम से पढ़ते रहेंगे, कोई फर्क है दुनिया जहान से वो कोई मत लेना देना नहीं। तो है, हो जाता है एक टाइम के बाद। एक टाइम ऐसा भी था कि नहीं दिन भर चाहिए ही कोई ना कोई, साथ घूमते रहेंगे दोस्त हो और ये हो, बट हो जाता है। चलो आ जाओ, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, ये इस साल का बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। इस साल का आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन रहेगा, दैट इज द क्लासिक लैंग्वेज स्टेटस। तो 2 लैंग्वेज आपके शेड्यूल लैंग्वेजेस और क्लासिक लैंग्वेज। तो शेड्यूल लैंग्वेजेस दैट इज आपका जो शेड्यूल में गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन के, कितने लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेज है, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू वंस कौन से लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो गया ये 2005-6 से देना स्टार्ट किया गया, ठीक है। कि जो हमारे यहाँ कुछ वैसी लैंग्वेजेज हैं जिनका कुछ खास सिग्निफिकेंस, जैसे डांस भी है, तो डांस आपके यहाँ बहुत सारे हैं, बट उसमें भी कुछ क्लासिकल डांस का स्टेटस मिलता है, ठीक है। तो वैसे शादी में नाचोगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, भारतनाट्यम करोगे तभी तुमको क्लासिकल डांस कहा जाएगा। तो क्लासिकल लैंग्वेज भी उसी तरीके का लैंग्वेज, कुछ अलग है इनके पास। तो पहली चीज, इसके कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, कि वो कौन से लैंग्वेजेज हैं जिनको ये स्टेटस मिलेगा। ये स्टेटस में पहली चीज कि कम से कम 1000 साल से पुरानी, कम से कम 1000 साल से पुरानी रिकॉर्डेड इसकी कुछ हिस्ट्री हो, या इससे रिलेटेड कोई टेक्स्ट हो, कोई किताब हो, कोई पोएट हो, कुछ भी हो, तभी उसको क्लासिकल, यानी एंटिक्विटी भी आपको प्रूव करने पड़ेगी, ठीक है। एंटिक्विटी, ठीक है, एंटिक्विटी से कुछ और मत समझ लेना। तो एंटिक्विटी जो है ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे अगेन कलेक्शन ऑफ एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट होना चाहिए जो कि उसके जो इस जनरेशन के स्पीकर्स हैं वो उसको वैल्यू देते हो, मतलब उसको अभी भी पढ़ा जाता हो। एक तो अवेलेबल हो, दूसरा हो कि वैल्यूएबल, उसमें आपको कुछ निकल के आता हो या लोग उसको वैल्यूएशन देते हो। तो दैट इज द थिंग। तीसरा कि ये जो है चोरी किया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी ओरिजिनल।
आपका अपना खुद का वो डेवलपमेंट दिखे, ऐसा ना पता चले कि ये अगल बगल में थोड़ा सा वेरिएशन हो गया था बस वो लैंग्वेज नहीं, इट शुड बी लाइक आपका सिग्निफिकेंटली बाकी से अलग होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ अलग दिखना चाहिए आपको। तो ये तीसरा है। और चौथा इन्होंने एक चीज ये दे दिया कि कई बार क्या होता है कि एक क्लासिकल लैंग्वेज जो पहले था और एक जो अभी है, हो सकता है वो सेम कनेक्टेड रूट से हो, बट क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया है तो उसके बोलचाल में, उसके टेक्स्ट में कुछ थोड़ा बहुत अंतर आ गया है। तो अगर उतना अंतर है भी तो चलेगा। जैसे अगर हिंदी की बात करोगे तो हिंदी मान लो आज से 200 साल पहले जो हिंदी बोली जाती थी और आज जो हिंदी बोली जाती है, दोनों में ऑब्वियसली फर्क है। तो हिंदी आपका क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, बट फिर भी एग्जांपल दे रहा हूं। तो कहने का मतलब अगर आपका ये 4-3 पैरामीटर मीट होते हैं, बीच में अगर थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी आती भी है, बोलचाल की भाषा में हो गई है, थोड़ा बहुत आपका टोन वगैरह बदल गया, कुछ शब्द इधर उधर हो गए हैं, तो बीच आपको चलेगा। जैसे संस्कृत ही देखोगे तो आज की जो संस्कृत है और जो आपको वैदिक संस्कृत है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो आप कितना भी अच्छा आज के डेट में मॉडर्न संस्कृत को समझते हो, आप वैदिक संस्कृत के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, बट उसका ट्रेडिशन तो पूरा नहीं है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट आपको ये ध्यान रखा जाएगा कि उसके मॉडर्न फॉर्म से और पुराने फॉर्म से कोई डिफरेंस है तो भी इट शुड बी कंसीडर्ड। आपके 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस थे पहले, तो ऑब्वियसली संस्कृत तो आपका रहेगा ही, और संस्कृत के साथ साथ एक लड़ाई तो चलती रहती है कि संस्कृत पुराना कि तमिल पुराना। ठीक है, इसके अलावा तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड ओडिया, तो आपके चारों साउथ के स्टेट्स। ठीक है, तो चारों आपका मलयालम हो गया केरला, आपका कन्नड़ा हो गया दैट इज द कर्नाटका, तेलुगु हो गया आंध्रा, एंड देन तमिल तो हो गया तमिलनाडु। तो आपको नीचे के 4 स्टेट्स हो गए, एंड देन संस्कृत आपका ऑब्वियसली पुराना जाएगा, और उड़िया। ठीक है, तो उड़िया जो है, उड़िया आपका शेड्यूल लैंग्वेज में भी है, तो वहां से भी आपका ये रहेगा। तो वो कहते संस्कृत पुराना, ये लड़ाई चलते रहती है। तो अब देखो ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये जो लिंग्विस्ट है वही कर पाएंगे। हाँ जी, अरे यहाँ पे राजा महाराजा के लिए मतलब वो लोगों का बात अलग है, आप थोड़े ना अब देखो इसके लिए तुम्हें लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट से बैठना पड़ेगा, वो बताएंगे कैसे वो कम कहते हैं, आखिर वो क्लेम करते होंगे, ऑब्वियसली ऐसे क्लेम नहीं करते हैं। ठीक है, इसके जो नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, तुम पूछ ही दिए हो, छेड़ ही दिए हो, तो सुन लो। जैसे कोई लैंग्वेज होता है, नंबर 1, नंबर 2, अब अगर आपको इस लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स इसमें मिल रहे हैं और इसके वर्ड्स इसमें ना मिल रहे हैं, तब मान जाता है कि दिस इज द ये पुराना लैंग्वेज। यही खेले तमिल और संस्कृत के साथ। एक पैरामीटर बताया, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही क्लेम नहीं करते, उनका कुछ ना कुछ कहना, इंडिपेंडेंट बोलते हैं कि हमारा डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब जैसे मान लो कहानी यहाँ पे है कि वैदिक टेक्स्ट, तो वैदिक टेक्स्ट का एक तो है कि आपका कंपाइलेशन डेट है, रिटेन जब से आपका रिकॉर्ड हिस्ट्री रिकॉर्ड हुआ है, रिटेन रिकॉर्ड जो है। लेकिन को लोग कहते हैं कि वेदा तो मान लो 5000 साल पहले लिखा गया, बट वो वेदा का हिम्स का जो कंपोजिशन था वो बहुत पुराना था। लेकिन जब तक आप इसको कोई प्रूफ नहीं करोगे तो कैसे साबित कराओगे कितना पुराना? ठीक है, ठीक है, तो उसका कोई आइडिया नहीं है। तो ये इफ बट मगर अगर वाली बात है, वो रिसर्चर्स का काम है। हम लोग क्यों पढ़े उसमें? हम लोग बोलेंगे भाई हमें नहीं पता, दोनों ही एंटिक पुराने लैंग्वेजेस हैं, ये बहस का विषय है, हमारा हमको नहीं पता, ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है इस फील्ड में। ठीक है, और इस अननेसेसरी बहस में हमको मिलना भी कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, हाँ, न्यू एडिशंस जरूर याद रखें। तो ऑब्वियसली न्यू एडिशंस में मराठी, ठीक है, पाली एंड प्राकृत को जगह मिल गई है, इसके अलावा बंगाली एंड, ठीक है, तो इसी नॉर्थ इंडिया बेल्ट को थोड़ा सा पूरा किया गया है। तो पहले साउथ से ज्यादा था, तो हमने कहा कि थोड़ा सा इधर से भी लेके आते हैं। तो आपका उड़ीसा था पहले से, आपने वेस्ट बंगाल और आसाम को ऐड किया और पाली प्राकृत को ऐड किया। तो पाली प्राकृत आपका डेफिनेटली इसका बिहार, यूपी, एमपी वाले रीजन से काफी लेना देना है। एंड फाइनली जो है आपका मराठी, तो मराठी मानो उसका जो है वो ये जाग गया है उनका, तो मराठी आपका रहेगा। तो ये आपको 4 ऐड किए गए हैं, सॉरी 5 ऐड किए गए हैं और 6 पहले से थे। तो एक तो सिंपल बने क्लासिकल लैंग्वेज टोटल है कितनी? ठीक है, तो 6 पहले से और 5 अभी ऐड करके आपने क्या? ठीक है, अब इसका कुछ फायदा होता है, थोड़ा रिसर्च वगैरह ज्यादा हो जाता है इस फील्ड में, कॉलेजेस वगैरह में इसके लिए स्पेसिफिक सीट्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, चेयर होगा जहाँ पे प्रोफेसर इसके ये करे जाएंगे, तो वो सब कहानी जो है आपका क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलने से होता है। प्राइड की भी चीज है कि भाई हमारे लैंग्वेज को मिला हुआ, और भोजपुरी था तो उसको आपने बर्बाद ही कर।
ठीक। खैर भोजपुरी अलग लैंग्वेज नहीं है, भोजपुरी अपना एक आपका एक्सेंट है, वो एक तरीके से उसको उसका थोड़ा सा चेंज फॉर्म है तो वो हिंदी। अच्छा, इसके बाद एक दो करंट अफेयर्स मुझे लगे थोड़े से इंपॉर्टेंट। दैट इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल। तो पहले चीज तो ब्लू होल है क्या? देखो ब्लू होल ऐसा है कि जब आपका आइस एज था तो आइस एज के दौरान जब ग्लेशियर पिघलने शुरू हुए और ये ग्लेशियर नीचे मूव करने लगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई इरोजन करता है, सबसे पावरफुल अगर कोई इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाता है सबसे जल्दी, तो वो ग्लेशियर्स होते हैं। तो इरोजन आपका विंड से हो सकता है, एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, ठीक है, ग्लेशियर से हो सकते हैं, ठीक है। ग्लेशियर आपको सबसे ज्यादा इरोजन करते हैं। इसमें जो है ये क्या होता है कि समुद्र किनारे मान लो कहीं पे कोस्टल एरिया है तो वहां पे इन्होंने इरोड कर दिया, ये गड्ढा बनता चला गया, इरोजन कर दिया इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि अगर यहाँ पे बेडरॉक जो है इसका, अगर वो आपका मान लो कि लाइमस्टोन हो या डोलोमाइट हो, वैसे मटेरियल्स जो कि पानी में घुल जाते हो या कैल्शियम कंटेनिंग हो, ठीक है। तो कैल्शियम कंटेनिंग जो लाइमस्टोन डोलोमाइट ये सारे कैल्शियम कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। तो ये बारी पानी में क्या होगा, घुलेंगे, और घुलने की वजह से ये क्या बन जाता है कि आपका समंदर में ही वहां पे देवी मिलाई की काफी डीप जो है भी इस तरीके के होल बने हुए हैं। ट्रेंचेज नहीं है, ट्रेंचेज और इनमें फर्क है। ट्रेंचेज क्यों है? ट्रेंचेज का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ सबडक्शन ऑफ प्लेट्स, ठीक है। ये सबडक्शन नहीं है, ये सिंपली डिसोल्यूशन की वजह से बना हुआ है, ठीक है। तो ये इरोजन और डिसोल्यूशन की वजह से बना हुआ है। एंड जो आपके ट्रेंचेज होते हैं, जो आप पैसिफिक ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच पढ़ते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ सबडक्शन ऑफ प्लेट्स, ठीक है। तो ये इस लैंडफॉर्म में डिफरेंस है यहाँ पे। तो पहली चीज कि ये जो है तामजा ब्लू होल, ये जगह है, ये नाम दिया गया है। यहाँ पे मिला कहाँ पे है? दैट इज द मेक्सिको। सिंपल सा पूछा जाएगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता वो पूछेंगे, ठीक है। युकातन पेनिनसुला, वही मेक्सिकन वाला जो रीजन, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ युकातन पेनिनसुला इटसेल्फ। डेप्थ इन्होंने दी है इसकी 420 मीटर, ठीक है। तो आप देख लो कि जो आपके ट्रेंचेज हैं, ट्रेंचेज से बहुत ही कम होते हैं, ट्रेंचेज काफी डीप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इससे पुराना जो हॉल था दैट इज द ड्रैगन हॉल इन साउथ चाइना सी। तो या तो ये पूछेगा कि ये है कहाँ पे, या तो सिंपली पूछेगा कि ये इसने किसको ओवरटेक किया, इससे पहले वाला कौन सा, ठीक है। तो ड्रैगन हॉल साउथ चाइना सी। यहाँ पे तामजा मतलब डीप वाटर होता है, ठीक है, मायन लैंग्वेज। तो यहाँ से ये भी याद रहेगा मायन लैंग्वेज कहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। तो ये पुरानी जो है सिविलाइजेशन हुआ करती थी, मायन सिविलाइजेशन, ठीक है। नहीं वो बीच में आता 2013 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वो मायन स्क्रिप्ट को ही पढ़ के, हाँ जी 2012-13 में आया था ना, हाँ। तो वो यही मायन स्क्रिप्ट को पढ़ के उन्होंने बोला था कि भाई इसके आगे की तो कहानी उन्होंने लिखी ही नहीं है, नहीं लिखी है मतलब खत्म हो जाएगा, उसका इंक खत्म हो गया, नहीं लिखा, ठीक है। तो उसको क्यों क्रेडिट करा रहे हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आपका, हाँ जी। इसी बीच में पता चला पढ़ना उड़ना छोड़ दिए कि पता ही नहीं, दुनिया रहेगी नहीं तो क्या करेंगे, हाँ। काहे डर तुमको काहे लगता था खत्म हो जाएगी? हो जाएगा तो पता तुमको थोड़ी चलेगा खत्म हो गया, अब तो खत्म ही हो गया। जब जब मृत्यु ही हो गई तो तुम्हें क्या पता कि क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। देखो यही देखो ऐसा बोला जाता है कि जो आपकी धरती बनी है, तो धरती करीब करीब 4.5 बिलियन ईयर्स बनी पहले, धरती का फॉर्मेशन, ह्यूमन की नहीं। इसमें अगर इसको एक साल के स्केल पे सोचोगे कि मान लो 365 दिन हुआ धरती को बने हुए, तो इसमें इंसान की उत्पत्ति जो हुई है वो 31 दिसंबर को हुई, इंसान जो धरती पे हुआ, ठीक है। हाँ मतलब आखिरी दिन में आप हुए हो, उसमें सब तुम सोच लो कि नहीं नहीं, हाँ अगर तुम्हें अपना खुद का सोचना हो तो तुम सोच लो कि उसमें तुम कहाँ एग्जिस्ट करते हो, किस सेकंड में एग्जिस्ट करते हो। हाँ तो किस सेकंड में आप एग्जिस्ट कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू जो है 1 सेकंड से भी कम की है, तो वर्ल्ड में क्या ही फर्क पड़ जाने का। तो यही बोलता हूँ, कभी ज्यादा तुमको लगने लगे कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, उसको समझाओ ये स्केल लेकर के, ठीक है। बताओ तुम इसमें कहाँ पे हो, कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को, ये देखो बताओ, ये ढूंढो कहाँ पे हो, ठीक है। और कभी लगने लगे नहीं एकदम कम है, एकदम कुछ नहीं है, तो फिर शंकराचार्य को याद कर रहे हैं, वही बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूं, तो मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं ही सब कुछ हूं, इसी बीच के डिफरेंस को आपको बैलेंस बना के रख के चलने का है, ठीक है। चलो, सो दिस इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल। हाँ जी, एकदम मत करिए भैया, आज तक घमंड किसी का रहा, ठीक है। लेकिन हम जानते हुए भी नहीं रह पाते, हम मानते ही, हम करते ही हैं, ईगो तो हमें रहेगा ना, ईगो। और यही तो कहा है आपको, जब जो आपकी सांख्य की फिलॉसफी है वो यही कहती है कि आपको मोक्ष जो है तभी मिलेगा जब आपके अंदर से अहम चला जाएगा, अहम। तो जब आपका प्रकृति एंड पुरुष का मिलन हुआ, उसके बाद से जो पहला तत्व उससे जुड़ा वो है अहम, यानी मैं, ठीक है। तो मैं होना, तो जब आपको मोक्ष चाहिए तो इस मैं को अपने इससे अलग करना पड़ेगा। क्या
नहीं अब देखो ऑब्वियस, देखो सुनो, यही तो है ना डिफरेंस। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग भाई देखो सिंपल ह्यूमन बींग, हम लोग माया के बंधन में बंधे हुए हैं, तो हम लोग मैं से अलग होना बहुत मुश्किल काम है। ये आखिरी स्टेज माना जाता है, यानी कि ये स्टेज क्या होगा ऑब्वियसली। हाँ जी, इसमें ये आपका पता है कहाँ पहुंचेगा, ये उस स्टेज में पहुंचेगा जहां पे जो है ना तुम अपने आप को इस प्रकृति से, इस संसार से अलग नहीं देख रहे। वो माया छोड़ रहे हैं आप सब पूरा खत्म कर रहे हैं, तो अपने आप को बर्बाद। हाँ चार्वाक यही कहते हैं, ठीक है। तो जिस देखो तुम्हारे दिमाग में जो थॉट है, हर थॉट पे फिलॉसफी है। अब रह गया कि आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करोगे, ठीक है। आपको सिंपल सा चीज पता हो जाए कि आपको जस्टिफिकेशन लेके आना है, आप लेके चले जाओ कहीं से उठा के, आपका हर चीज को जस्टिफाई किया जा सकता है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसको जस्टिफाई नहीं किया। किसी की मृत्यु होना, जैसे एक बार बोले स्टार्टिंग में, जैसे मेरे घर में केवल मैं ही चिकन खाता था, ठीक है, मैं आज भी मैं ही खाता हूँ, और मेरे दादाजी को इस चीज से बड़ी गुस्सा था, तो कि भाई कैसे तुम मतलब घर में तुम्हें चिकन खाना कैसे स्टार्ट कर दिया। तो दादाजी जो है थोड़ा सा उनको मतलब ये स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीजों में ज्यादा ये होता है। उस समय हम पढ़ रहे थे गीता, ठीक है, तो हमको बड़ी मजा आया था। हम ये हो गया मतलब हम 9th-10th में रहे होंगे, उससे कम पहले ही रहे होंगे। हाँ, तो उस समय जो है हमको एक वर्ड मिल गया, उसमें बड़ा अच्छा लाइन मिल गया। उस समय गीता कहाँ उतनी समझ में आएगी, तो हम अपने हिसाब से पढ़ रहे थे। हाँ भगवत गीता, अरे एकदम बढ़िया किताब, एकदम पढ़िए आप, ठीक है। तो पता है मैंने क्या बोला, मैंने आई जस्ट टोल्ड कि मतलब दादाजी से डायरेक्टली बोलते तो चप्पल खाना पड़ता, तो हमने सिंपली बोला कि देखो ऐसा है, इसमें मैं हूं ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। जो करने वाला है वो करता तो कोई और है, मैं तो सिर्फ कारक हूँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस चिकन, हाँ जी क्या गीता, देखो गीता प्रेस गोरखपुर ले लो या गीता प्रेस ले लो, या फिर तुम्हारा इस्कॉन वाला जो ये लोग बांटते हैं ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो लेकिन इस्कॉन, हाँ जी कौन से, हम किसी थ्योरी में विश्वास नहीं करते हैं। हम नियतिवाद को हम मानते तो नहीं है। और देखो सीधी सी बात है इन सब चीजों पे लेकर के, नहीं बिल्कुल पढ़ेगा। देखो गीता एक ऐसी किताब है, आप जितनी बार पढ़ोगे आपको उतना मजा आएगा, और हर बार आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता रहेगा लाइफ का, हर बार मिलेगा। और लेकिन हाँ आपको टाइम दे, कभी नहीं कि एक ही दिन में उसको रट के खत्म नहीं, टेक योर टाइम। ठीक है, नहीं भगवत गीता जो है आप पढ़े, मतलब एक अच्छा आप कोई भी ले ले, कम से कम एक बार पढ़े। किस प्रकाशन का? हाँ तो मिलता ही है आपको, इसलिए बता रहा हूँ। देखो अब इंटरप्रिटेशन हमेशा रहेगा, सिंपल सी, जो अभी हिंदी में लेना है कि इंग्लिश में लेना है, तो फिर आपको गीता प्रेस ले लो। गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताब आती है, हाँ गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। तो आपको अगर ये है तो इस्कॉन वाला भी ले लोगे, बट इस्कॉन वाला जो है इनका थोड़ा सा उसमें है इधर उधर, मतलब इंटरप्रिटेशन की चीज होती है, एक ही श्लोक को कैसे इंटरप्रेट किया गया है, हमेशा श्लोक ही लिखे हुए तो आपको इंटरप्रिटेशन है। तो गीता प्रेस गोरखपुर ले लो, आराम से पढ़ोगे। मोटी वाली मत ले लेना एक ही बार, ठीक है, पतली लेना पहले। हाँ तो उसमें जो है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन, हाँ उतना चलेगा, जनरली तो वही बोली जाती है, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट। अच्छा ड्राई पोर्ट क्या होता है? तो पहले तो पोर्ट है ये, तो पोर्ट यानी बंदरगाह जहां पे सामान रहेगा, सामान उतरेगा, और यहाँ पे ये ड्राई है। तो ड्राई है मतलब कि यहाँ पे ऑब्वियसली पानी नहीं होगा, और नाम से पता चल जाएगा ये कहाँ पे बन रहा है, बेटा, ठीक है। तो ये एक तरीके से वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होगी जो कई जगहों से कनेक्टेड होगी, ठीक है। सामान रखा जाएगा, फिर यहाँ से ले जाकर वहां पे ट्रांसफर करा जाएगा। तो यही आपका बेटा बिहार का, हाँ तो चल रहा है, तो चल रहा है, बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो वेयर हाउसिंग होगी, कस्टम सर्विसेज, लॉजिस्टिक वाली चीजें जो है ये आपको मतलब बहुत सारे मोड से कनेक्टेड होगा, दैट द सिंपल सी चीज यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे कलकत्ता एंड हल्दिया से कनेक्ट किया गया है इसको, आपको विशाखापट्टनम से कनेक्टेड है, नाहवा सेवा महाराष्ट्र जो पोर्ट है वहां से कनेक्टेड है, मुंद्रा पोर्ट इन गुजरात। तो ये सारे पोर्ट से ये क्या है, एक तरीके से कनेक्टेड, एक तरीके से आप कह सकते हो कि बीच में आप टर्मिनल के तौर पर आपको दे दिया गया, बना दिया गया, ठीक है। तो बस सिंपल, उससे ज्यादा है नहीं इसमें और कुछ जानने को।
बीटा में है तो बस। नहीं सामान हटेगा ऑब्वियसली, सामान स्टोरेज है। स्टोरेज तो ऑब्वियसली पोर्ट है तो टैंकर तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा इसके अलावा भारत की पहली वैक्सीन अगेंस्ट डेंगी, तो इसका नाम है डेंगी ऑल, ठीक है, रिसेंट में आपका हुआ है। दिस हैज बीन मेड बाय पेनेशिया बायोटेक, साथ में आईसीएमआर, ठीक है। यहाँ पे जो है लाइव एटेनुएटेड वर्जन का यूज किया गया है। लाइव एटेनुएटेड वायरस समझ रहे हो, जिंदा वायरस जिंदा होगा उसका स्टेरियोटाइप, बस उसको थोड़ा सा कमजोर किया गया होगा। तो वैक्सीन में नहीं पता कितने टाइप्स के वैक्सीन बनते हैं, तो इसी तरह लाइव एटेनुएटेड वायरस, यानी वो जिंदा वैक्सीन, जिंदा है वायरस आपका, बट उसको कमजोर किया गया है, ठीक है। ऑफ ऑल द 4 डेंगू सेरोटाइप, तो डेंगू के 4 है, चारों के लिए, चारों वर्जन के लिए आपको अवेलेबल है। उसके बाद डेटा है कि कितना लोग जो है वो मरते हैं हर साल, कितने लोग मतलब इफेक्ट होते हैं डेंगू से। तो वर्ल्ड WHO का रिपोर्ट दैट इज 6.6 मिलियन, तो आस पास 75-76 लाख लोग जो है, सबसे ज्यादा भारत जो है काफी ज्यादा ही, ठीक है। हाँ पटना ही तो हम तो खुद ही फेमस है इस चीज के लिए, तो हाँ जी। तो हाँ हम भी अफेक्टेड हो चुके, इस साल नहीं हुए बस, हम सब लोग डेंगू चले हुए। चलो इसके बाद जस्ट 2-3 ऐसे पॉइंट्स कि नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए गए, किस चीज के लिए। तो देखो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, रश्मिका मंदाना। अरे रश्मिका मंदाना वो नहीं पढ़ा था तुमको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, उसका चेंज किया कर दिया था वो लोग, एक गंदा सा फोटो उसका दे दिया था ये करके, क्रॉप करके, ठीक है। तो इसी वजह से याद करो, जब ये मैंने बताया भी था जब मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा था कि कैसे ये जो है फेशियल रिकॉग्निशन को कैसे चेंज किया जाता है वो। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, रश्मिका मंदाना, लोगों को पता रहेगा ना कि इसके साथ ये क्राइम हुआ है, तो पता रहेगा, तो इसलिए उसके नाम को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, तो कनेक्ट करेगा ना उससे, इसके लिए बना। ऑब्वियसली बात है भैया, जो बिकेगा वही चलेगा, ठीक है। इसके अलावा मनु भाकर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। अब मनु भाकर क्योंकि आपको न्यूज में है तो इसके वजह से आपको मिलेगा। सबसे मजेदार कि थाईलैंड टूरिज्म डिपार्टमेंट का बनाया गया सोनू सूद को। फिट इंडिया मूवमेंट नरेंद्र कुमार यादव बनाए गए। और यहां से मुझे अच्छी लगी सिट्रोन जो कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। तो कार्स में मुझे सिट्रोन की कंपनी काफी अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों नहीं बिकती इसकी कारें, ठीक है। काफी जर्मन कंपनी है आपकी एंड काफी अच्छी कार्स आती है इसकी, लेकिन इंडिया में इसका सेल्स बहुत कम है। हाँ जी, हमको लेना होता तो सिट्रोन ले लेते, सही बात, मेरे पास कार पैसा होता तो 40% डिस्काउंट पर दे रहे हो क्या? अरे वाह, बढ़िया तो है, तो ठीक है, लेना होगा तो हम कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। नहीं अभी तो नहीं कार लेने का है, ठीक है, दहेज वहेज मिलेगा तो ठीक है। ठीक है, हालांकि दहेज का भी नहीं है, वो भी नहीं मिलने वाला है। नहीं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है ना, चूजर्स बेगर्स कैन बी चूजर्स। तो जब मांग ही रहे हो किसी तो थोड़ी कहोगे मुझे ये दो, अब जो दे दिया तो वही रखो, ठीक है। बेटी दे ही रहा है तो वो सब कुछ देगा वो। ठीक है, अच्छा। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोबैको कंट्रोल कैंपेन दैट इज द PV सिंधु। ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशन अगेन PV सिंधु। तो 2 चीजों की आपको बनाई गई है, तो इनका टोबैको से और बेटर न्यूट्रिशन से इनको रखा गया है। बाकी एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप जो इस साल हुआ था, तो अपने युवराज सिंह थे बेचारे, साथ में क्रिस गेल, शहीद अफरीदी, हुसैन बोल्ट। तो यहाँ से हुसैन बोल्ट को लेके आया था क्योंकि कैरेबिया में हो रहा था, ठीक है, इसकी वजह से हुसैन बोल्ट को लेके आया था। क्रिस गेल तो अपना है ही वहां का, ठीक है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इन हरियाणा का बात हो रहा है, मनु भाकर, ठीक है। तो ये आपके ब्रांड एम्बेसडर में एक बार बस देख लेना, ठीक है। मनु भाकर, इसमें देखो बहुत सारा लिस्ट है, बट मेजर जो है आप वही उठा के देखोगे ना, सारा थोड़ी तुम याद करते रहोगे कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर, तो किसी का रहता है, इस कंपनी का कौन है पॉइंट हो, तो क्या करेंगे हम उसका जान करके, ठीक है, बदलते रहेगा आपका, ठीक है। तो मेजर जो है 8-10 देख के कि हाँ इतना है। तो आज का जो था कहानी आपकी इतनी भर थी, इसको खत्म करते हैं। और इसके बाद जो है अगर क्योंकि मैं अवेलेबल हूँ नहीं मंडे ट्यूसडे,